रिद्धिमा गुस्से से चिल्लाती है, पहले खाना खा लो, फिर हम आराम से बात करेंगे। मैं जानता हूँ तुम गुस्सा हो मुझसे, पर मेरा गुस्सा खाने पर मत निकालो, ऋषित शांति से कहता है। यकीन नहीं हो रहा तुम इतने प्यार से बात कर रहे हो ऋषित अरोरा। क्या मिलाया है खाने में? जहर। मारना ही है तो सीधे मार क्यों नहीं डालते? यूं अच्छे बनने का दिखावा क्यों कर रहे हो? रिद्धिमा गुस्से से उसे घूरने लगती है। ऋषित हैरानी से रिद्धिमा को देखते रहता है। वो मानता है कि रिद्धिमा को उससे नाराज होने का पूरा हक है, पर वो ये कैसे सोच सकती है कि ऋषित उसे खाने में जहर डाल के दे देगा? क्या वो ऋषित को इतना बुरा इंसान समझती है? मैं ऐसा क्यों करूँगा? और तुम जो खाने वाली हो वो मैं भी खाने वाला हूँ। अब मैं खुद तो जहर नहीं खाऊंगा ना, ऋषित कहता है। जो इंसान इतना खुदगर्ज है कि अपने गर्लफ्रेंड के साथ रहने के लिए अपने बीवी और बच्चे को मारना चाहता था, ऐसा खुदगर्ज और स्वार्थी इंसान खुद की जान खतरे में नहीं डालेगा। फिर ये आखिर चाहता क्या है? मुझे यूं डिनर पर क्यों बुलाया? रिद्धिमा दिल ही दिल में सोचती है। ऋषित के इरादे जानने के लिए वो ऋषित के सामने वाले चेयर पर बैठ जाती है। सर्वेंट उसे और ऋषित को खाना सर्व करने लगता है। जैसे ही सर्वेंट स्प्रिंग रोल्स सर्व करने वाला होता है, रिद्धिमा उसे रोक देती है। ये स्प्रिंग रोल्स है ना? मुझे नहीं चाहिए, मुझे वो बिल्कुल पसंद नहीं। उद्धरण चिन्ह। सर्वेंट उसे दूसरे डिशेज सर्व करने लगता है। रिद्धिमा की बात सुनकर ऋषित को उनके बचपन की बात याद आ जाती है। रिद्धिमा और ऋषित की दोस्ती हुए कुछ दिन बीत चुके थे। दोनों स्कूल में ज्यादा मिलते या बात नहीं करते थे क्योंकि दोनों भी अलग क्लास में थे। ऋषित 10वीं क्लास में और रिद्धिमा 7वीं क्लास में। पर स्कूल छूट जाने पर दोनों मिलते थे कभी कभी। ऐसे ही उस दिन दोनों स्कूल के गेट के बाहर खड़े होकर बात कर रहे थे। उफ, स्कूल बस आने में कितना टाइम है? पता नहीं मैं कब घर पहुंचूंगी और कब कुछ खाऊंगी। मुझे बहुत भूख लग रही है। रिद्धिमा भूख से व्याकुल हो रही थी। इतनी भूख लग रही है तुम्हें? ऋषित ने रिद्धिमा को चिढ़ाते हुए कहा था। हाँ लग रही है, मैंने आज टिफिन ही नहीं लाया था। माँ के जाने के बाद पापा ही बनाते हैं खाना हमारे घर, पर आज उन्हें कुछ जरूरी काम था तो जल्दी जाना पड़ा, इसलिए खाना नहीं बनाया। अब घर जाकर कुछ ब्रेड बटर या ऐसे ही कुछ खाना पड़ेगा, रिद्धिमा ने मुंह बनाते हुए कहा था। ऋषित को ये सुनकर बुरा लगा था और उसने फौरन कहा था, चलो मेरी कार में, मैं तुम्हें तुम्हारे घर ड्रॉप करूंगा। उससे पहले हम कुछ खाएंगे, मुझे भी भूख लग रही है। उद्धरण चिन्ह। फिर ऋषित उसे एक बहुत बड़े होटल ले गया था जिसे देख रिद्धिमा तो हैरान हो गई थी और थोड़ी सी सहम भी गई थी। फिर ऋषित ने ही खाना ऑर्डर किया था। तब रिद्धिमा ने स्प्रिंग रोल्स पहली बार खाए थे और उसे बिल्कुल पसंद नहीं आए थे। वही ऋषित को याद आ रहा है। उसने यही देखने के लिए ही रिद्धिमा को अपने साथ डिनर करने को बोला था, और वही हुआ। आज भी उसने स्प्रिंग रोल्स खाने से इनकार कर दिया। मतलब वो रिद्धिमा ही है। धीमे से मुस्कुराकर ऋषित खाना खाने लगता है। दूसरी तरफ रिद्धिमा को भी बचपन की वो बात याद आती है, कैसे उस दिन उसे भूखा देख ऋषित उसे अपने साथ होटल ले गया था। उस दिन पहली बार उसने स्प्रिंग रोल्स ट्राई किए थे, पर उसे पसंद नहीं आए थे। अपनी यादों से बाहर आकर वो एक नज़र ऋषित की तरफ देखती है। ऋषित चुपचाप खाना खा रहा है। रिद्धिमा लंबी सांस लेती है। ऋषित को तो ये सारी बातें याद भी नहीं होंगी, वही पागल है जो अभी भी उन यादों को संजोए हुए है। दोनों भी बिना कुछ बोले खाना खत्म करते हैं। रूम सर्वेंट सब क्लीन करके निकल जाता है। ऋषित शुरुआत करते हुए कहता है, मुझे समझ नहीं आ रहा कि तुम क्यों खुद को रिद्धिमा मानने से इनकार कर रही हो, पर मैं ये जानता हूँ तुम रिद्धिमा हो। उद्धरण चिन्ह। तुम ये बात समझ लो कि मैं रिद्धिमा नहीं हूँ, निशा हूँ। मैं तुम्हें नहीं जानती, रिद्धिमा जवाब देते हुए कहती है। ये झूठ तुम क्यों बोल रही हो? ऋषित का सब्र जवाब देने को है अब, पर किसी तरह वो गुस्से को काबू में रख लेता है। मैं कोई झूठ नहीं बोल रही, अब मुझे आराम करना है, तुमसे अब और बात नहीं करनी मुझे, बोलकर रिद्धिमा कमरे के बाहर निकल जाती है। जैसे ही वो बाहर निकलती है बॉडीगार्ड्स उसे घेर लेते हैं। रिद्धिमा बिना उन्हें प्रतिकार किए कमरे में चली जाती है। रिद्धिमा जानती है कि ऋषित ज्यादा देर तक शांत नहीं रहेगा। वो कुछ न कुछ करके उसके मुंह से उगलवाने की कोशिश जरूर करेगा कि वही रिद्धिमा है। उसे बस थोड़ी देर इंतजार करना है, फिर वो यहाँ से भागने में कामयाब हो ही जाएगी। रिद्धिमा अपने प्लान के बारे में सोचने लगती है। रिद्धिमा अपने प्लान के बारे में सोच ही रही है कि चिराग अंदर आता है। मैडम आपको दवाई लेनी है। उद्धरण चिन्ह। बोलकर वो खुद रिद्धिमा के लिए दवाइयाँ निकलता है। रिद्धिमा दवाइयाँ उसके हाथों से लेती है, पर उनमें से एक दवाई नहीं लेती, उसे छुपा लेती है।
चिराग को ये बात समझ नहीं आती और वो चला जाता है ये सोचकर कि रिद्धिमा ने सारी दवाई ले ली है और अब वो रेस्ट लेगी। रिद्धिमा वो छुपाई हुई दवाई फेंक देती है। उस दवाई से नींद आती है और आज रिद्धिमा को सोना नहीं है, इसीलिए उसने डॉक्टर से पूछ लिया था कि इनमें से कोई नींद के लिए दवाई है क्या। बस रिद्धिमा फिर इंतजार करने लगती है। जब देर रात होगी तो वो अपना प्लान शुरू करेगी ताकि वो यहाँ से आसानी से भाग सके। उधर ऋषित अपने कमरे में है। सच बात तो ये है कि उसे नींद की बहुत ज़रूरत है, पर रिद्धिमा के बारे में सोचते हुए ऋषित सो भी नहीं पा रहा। दूसरी तरफ थोड़ी देर बाद रिद्धिमा उसके कमरे में जो स्मोक डिटेक्टर है उसके नीचे बेड पर जितने भी तकिया चादर है उन्हें रख देती है, फिर सारी सिगरेट्स उनमें डालकर लाइटर से आग लगा देती है। थोड़ी ही देर में आग भड़कने लगती है और स्मोक डिटेक्टर से फायर अलार्म एक्टिवेट हो जाता है। जैसे ही फायर अलार्म बजने लगता है होटल में हड़बड़ी मच जाती है। गार्ड्स ऋषित के कमरे में चले जाते हैं। सर आग लग गई है होटल में, आप चलिए सर, गार्ड ऋषित से कहता है। 3 गार्ड्स ऋषित को घेर लेते हैं। 2 गार्ड्स ऋषित का सारा सामान निकाल रहे हैं। रिद्धिमा कहाँ है और चिराग? ऋषित परेशान होने लगता है। सर 2 गार्ड्स गए हैं चिराग सर के कमरे में और रिद्धिमा मैडम को भी बाहर निकल रहे हैं बाकी के गार्ड्स। एक गार्ड उसे बताता है। दूसरी तरफ आग बढ़ रही है और रिद्धिमा का दम घुट रहा है। वो दरवाजे को लात मार रही है कि किसी तरह लॉक खुल जाए। तभी एक गार्ड रिद्धिमा के कमरे का दरवाजा खोलता है। मैडम जल्दी चलिए। उद्धरण चिन्ह। वो रिद्धिमा को कमरे से बाहर निकालता है। उसी वक्त ऋषित को भी उसके कमरे से गार्ड्स बाहर निकालते हैं। ऋषित रिद्धिमा की तरफ एक नज़र देखता है। उसे सही सलामत देख वो चैन की सांस लेता है। गार्ड्स ऋषित और रिद्धिमा को बाईं तरफ की सीढ़ियों से निकालने की कोशिश में है। आग लगी है इसलिए सेफ्टी के लिए वो लिफ्ट का इस्तेमाल नहीं कर सकते। फायर अलार्म के वजह से होटल में ठहरे हुए बाकी के लोग भी पैनिक हो गए हैं। सभी अपने कमरे से निकलकर होटल से निकलना चाह रहे हैं। होटल का स्टाफ अब तक ढूंढ नहीं पाया है कि आग कहाँ लगी है, तो वो भी सभी लोगों को बाहर निकाल रहे हैं। इन सब में बहुत हड़बड़ मची हुई है। इसी हड़बड़ी का फायदा उठाकर रिद्धिमा गार्ड्स की नज़रों से बचकर दाईं तरफ की सीढ़ियों की तरफ भागती है। इससे पहले गार्ड्स समझ पाए कि रिद्धिमा उनके साथ नहीं है। रिद्धिमा उनके नज़रों से दूर चली गई है। भागते हुए रिद्धिमा सीढ़ियों से उतरकर होटल के बाहर आ जाती है। फौरन वो एक दिशा में भागने लगती है। दूसरी तरफ गार्ड्स को रिद्धिमा कहीं नजर नहीं आती तो वो रिद्धिमा को ढूंढने में लग जाते हैं। ऋषित और चिराग को सही सलामत होटल के बाहर निकाल दिया गया है, पर रिद्धिमा को गार्ड्स के साथ न देखकर ऋषित परेशान हो जाता है। रिद्धिमा कहाँ है? उद्धरण चिन्ह। सर वो पता नहीं कहाँ चली गई हमारी नज़रों से बचकर। हमारे कुछ गार्ड्स अभी भी उन्हें ढूंढ रहे हैं। एक गार्ड ऋषित को बताता है। मतलब रिद्धिमा उसी होटल में है। ये सोचकर ऋषित के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। ढूंढो उसे, अगर उसे कुछ हो गया तो मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा। उद्धरण चिन्ह। ऋषित का गुस्सा देखकर गार्ड सर झुकाते हुए कहता है, सर हमारे गार्ड उन्हें ढूंढ रहे हैं, पर वो कहीं मिल नहीं रही। उद्धरण चिन्ह। ये सुनकर ऋषित परेशान होकर खुद ही होटल के अंदर जाने लगता है, पर उसके गार्ड्स और चिराग उसे रोक लेते हैं। ऋषित गुस्से में उन्हें घूरता है, दूर हटो, मैं खुद ही उसकी तलाश कर लूंगा। उद्धरण चिन्ह। तभी चिराग का फोन बजता है। चिराग फोन पर बात करता है और फिर फोन कट करके टेंशन में ऋषित की तरफ देखते हुए कहता है, सर होटल स्टाफ का कहना है कि रिद्धिमा मैडम के ही कमरे में आग लगी थी, और आग शॉर्ट सर्किट के वजह से नहीं लगी थी बल्कि शायद उन्होंने खुद ही लगाई थी। उद्धरण चिन्ह। ऋषित अगले ही पल पूरी बात समझ गया है। रिद्धिमा ने उससे भागने के लिए इतना बड़ा रिस्क लिया। वो इतनी डेस्परेट है ऋषित से दूर जाने के लिए। ऋषित का गुस्सा अब 7वें आसमान पर पहुंच गया है। होटल को मेंटेनेंस के पैसे दे दो। ऋषित चिराग को ऑर्डर देता है। चिराग फौरन होटल के अंदर जाता है। अब तक फायर ब्रिगेड आ चुकी है और आग ज़्यादा फैली नहीं है। ऋषित अपने गार्ड्स को ऑर्डर देता है, कुछ गार्ड्स को एक दिशा में भेजता है और खुद बाकी के गार्ड्स के साथ दूसरी दिशा में रिद्धिमा की तलाश करने लगता है। दूसरी तरफ रिद्धिमा भाग रही है। वो एक आदमी से टकरा जाती है। उसे देखो उससे मदद मांगती है, भैया क्या प्लीज़ आप मुझे अपना फ़ोन देंगे? बस 2 मिनट, कुछ लोग मेरे पीछे पड़े हैं, मुझे सिर्फ एक ज़रूरी कॉल करना है। उद्धरण चिन्ह। आदमी भी अपना मोबाइल रिद्धिमा को दे देता है। रिद्धिमा फौरन मिहिर का नंबर डायल करती है। उधर मिहिर और उसकी मां सुधा भी रिद्धिमा के लिए परेशान है। फिर अनजान नंबर देखकर मिहिर कॉल उठाता है। हेलो। उद्धरण चिन्ह। मिहिर, मैं रिद्धिमा बात कर रही हूँ।
रिद्धिमा को मिहिर की आवाज सुनकर रिलीफ मिलता है। रिद्धिमा, कहाँ हो तुम? बड़ी मुश्किल से मुझे ये पता चला कि तुम्हारी कार का एक्सीडेंट हो गया था। पर तुम किस हॉस्पिटल में हो? कहाँ हो? ये किसी को पता नहीं। मैं और माँ बहुत परेशान हो गए थे और हम कल सुबह पुलिस के पास जाने की सोच रहे थे। मिहिर चिंता से बोल पड़ता है। हाँ, मेरा एक्सीडेंट हो गया था उस दिन ऋषित से पीछा छुड़वाते वक्त। पर वही मुझे हॉस्पिटल ले गया। जब मैंने उस हॉस्पिटल से भागने की कोशिश की तो वो मुझे एक होटल में ले आया। उसने तो मुझे वहाँ कैद ही कर रखा था। बड़ी मुश्किल से मैं उस होटल से भागी हूँ। रिद्धिमा जल्दी जल्दी उसे बताती है। तुम अब कहाँ हो मुझे बताओ, मैं वहाँ आ रहा हूँ। मिहिर फौरन रिद्धिमा की मदद के लिए जाना चाहता है। नहीं मिहिर, मैं खुद वहाँ आती हूँ। मैं अभी टैक्सी करके वहाँ आती हूँ। निशांत कैसा है? वो है वहाँ, रिद्धिमा कहती है। ठीक है, पर तुम संभाल कर आना। निशांत बस अभी सोया है, वो तुम्हें बहुत याद कर रहा था। माँ ने समझा बुझाकर बड़ी मुश्किल से उसे सुलाया। मिहिर की ये बात सुनकर रिद्धिमा की आंख भर आती है। किसी तरह खुद को संभालते हुए वो कहती है, मैं बस आ ही रही हूँ। उद्धरण चिन्ह अल्पविराम। कॉल कट करके वो उस आदमी को शुक्रिया कहकर फिर से भागने लगती है। कुछ ही पलों में उसे टैक्सी भी मिल जाती है। वो टैक्सी में बैठ जाती है और चैन की सांस लेती है। पर वो नहीं जानती उसका ये चैन बस कुछ ही पलों के लिए था। अगले ही पल ऋषित की मर्सिडीज उसके टैक्सी के पीछे है। दरअसल ऋषित के एक गार्ड ने रिद्धिमा को उस टैक्सी में बैठते देख लिया था। अगले कुछ ही पलों में ऋषित की कार टैक्सी को ओवरटेक करके उस टैक्सी ले आगे रुक जाती है। टैक्सी ड्राइवर को भी टैक्सी रोकनी पड़ी है। अपने कार में से ऋषित उतरकर टैक्सी की तरफ आता है। रिद्धिमा भागने की कोशिश करे इससे पहले उसे ऋषित के गार्ड्स ने उसे चारों तरफ से घेर लिया है। ऋषित और रिद्धिमा दोनों भी एक दूसरे को गुस्से से घूरते हैं। ऋषित का गुस्सा। रिद्धिमा और ऋषित भी दोनों गुस्से से एक दूसरे को घूरते हैं। रिद्धिमा उन गार्ड्स को धक्का देकर वहां से भागने की कोशिश करने में लगी है, पर कर नहीं पा रही क्योंकि वो गार्ड्स उसके मुकाबले कई ज्यादा है। उसकी ये कोशिशें देख ऋषित का गुस्सा और बढ़ जाता है। वो रिद्धिमा के पास आकर उसे अपने बाहों में उठा लेता है। छोड़ो, छोड़ो मुझे, क्या कर रहे हो? ऋषित अरोरा, मैं छोड़ूंगी नहीं तुम्हें, तुम बहुत पछताओगे, छोड़ो मुझे। रिद्धिमा ऋषित से खुद को छुड़ाने की कोशिश करने लगती है। टैक्सी ड्राइवर रिद्धिमा के मदद के लिए आगे आने लगता है, पर ऋषित के गार्ड्स उसे रोक लेते हैं। इतने हट्टे कट्टे गार्ड्स के सामने क्या करना चाहिए उसे समझ नहीं आता। वो बेचारा अपने कदम रोक लेता है। ऋषित रिद्धिमा की कोशिशों को नजरअंदाज करते हुए उसे अपने कार में बिठा देता है और फौरन उसके पास बैठ जाता है और कार लॉक कर लेता है। पेंट हाउस चलो, ऋषित ड्राइवर से कहता है। उसकी कार फौरन शुरू हो जाती है। उसके बाकी के गार्ड्स भी दूसरे कार्स में ऋषित की कार के पीछे निकल पड़ते हैं। पर रिद्धिमा चुप नहीं बैठ रही और जोर जोर से मदद के लिए चिल्ला रही है और कार का दरवाजा खोलने की कोशिश कर रही है। हेल्प, हेल्प, प्लीज हेल्प। उद्धरण चिन्ह। ऋषित उसके दोनों हाथों को पकड़ लेता है जिससे वो कार का दरवाजा खोलने की कोशिश कर रही है। चिल्लाना बंद करो, तुम्हारी आवाज इस कार से बाहर नहीं जा सकती, और अब बिल्कुल चुपचाप बैठी रहो। उद्धरण चिन्ह। रिद्धिमा गुस्से से अपने हाथ उसके हाथों से छुड़ाती है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे हाथ पकड़ने की? समझते क्या हो तुम खुद को ऋषित अरोरा? मैं तुम्हारी गुलाम नहीं हूँ, तुम मुझे ऑर्डर्स नहीं दे सकते। वो फिर से कार का दरवाजा खोलने की कोशिश कर रही है, ड्राइवर को गाड़ी रोकने को बोल रही है, पर न कार का दरवाजा खुलता है और न ही रिद्धिमा की बात मानकर ड्राइवर कार रोकता है। क्योंकि काफी देर रात का वक्त है, रोड पर ज्यादा कोई है भी नहीं। ऊपर से ऋषित की कार के बाहर आवाज भी नहीं जा पा रही रिद्धिमा की। रिद्धिमा को तो ऋषित पर बहुत गुस्सा आ रहा है। आखिर थोड़ी देर बाद कार रुकती है। कुछ ही पलों में उनके कार के पीछे ऋषित के गार्ड की कार भी रुकती है। गार्ड्स ऋषित की कार को घेर लेते हैं। फिर ऋषित अपने कार का दरवाजा खोल के रिद्धिमा के साइड वाले दरवाजे की तरफ आता है और दरवाजा खोलता है। जैसे ही वो कार का दरवाजा खोलता है रिद्धिमा उसे धक्का देती है, पर ऋषित काफी स्ट्रांग है। वो वापस उसे अपनी बाहों में उठा लेता है और बिल्डिंग की तरफ चलने लगता है। रिद्धिमा उसे अपने हाथों से मारने लगती है जिसका ऋषित पर कोई खास असर नहीं होता। वो उसे अपने पेंटाहाउस के एक कमरे में लाता है और फिर नीचे उतार देता है। रिद्धिमा गुस्से में चिल्लाती है, ऋषित अरोरा, तुम मुझे कहाँ लेकर आए हो? क्यों तुम मेरे पीछे पड़े हो? तुम्हें क्या लगता है मैं कोई ऐसी वैसी लड़की हूँ? तुम मुझे यहाँ ऐसे कैद करके नहीं रख सकते। उद्धरण चिन्ह।
तुम भागने की कोशिश बंद कर दो फिर रिद्धिमा, फिर मुझे तुम्हें यहाँ लाना ही ना पड़ता। ये सब करने के लिए तुम मुझे मजबूर कर रही हो। ऋषित भी चिल्लाता है, कितनी बार कहा मैंने तुमसे कि मैं रिद्धिमा नहीं हूँ, निशा सक्सेना हूँ। रिद्धिमा गुस्से से अपनी मुट्ठी कसते हुए चिल्लाती है। अब ऋषित का भी सब्र जवाब दे चुका है। गुस्से में वो टेबल पर रखा फ्लावर जमीन पर देता है और फिर गुस्से में रिद्धिमा के करीब आता है। तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हें पहचान नहीं पाऊंगा? मैं जानता हूँ तुम रिद्धिमा हो। उद्धरण चिन्ह। रिद्धिमा फिर भी डटकर उसे जवाब देती है, मैं निशा सक्सेना हूँ और यही सच है। ऋषित का सब्र अब जवाब दे चुका है। गुस्से से उसकी आंखें लाल हो जाती है। रिद्धिमा अपने कदम पीछे लेने लगती है और ऋषित उसकी तरफ बढ़ने लगता है। कुछ ही पलों में रिद्धिमा को एहसास होता है कि उसकी पीठ दीवार से टिक चुकी है और अब वो हिल भी नहीं सकती, क्योंकि ऋषित ने उसके दोनों हाथ रिद्धिमा के दोनों साइड में रखकर रास्ता ब्लॉक कर दिया है। ऋषित अपना चेहरा रिद्धिमा के चेहरे के पास लाते हुए गुस्से में कहता है, अगर तुम रिद्धिमा नहीं हो तो पार्टी में मुझे देख भागी क्यों? अगर तुम रिद्धिमा नहीं हो तो उस दिन हमसे ऐसे क्यों भाग रही थी कि तुम्हारा एक्सीडेंट हो गया? अगर तुम रिद्धिमा नहीं हो तो क्यों हॉस्पिटल से भागने की कोशिश की? अगर तुम रिद्धिमा नहीं हो तो क्यों इतने शिद्दत से तुम भागना चाहती हो कि होटल में आग लगा दी? उद्धरण चिन्ह। रिद्धिमा को क्या जवाब दे समझ नहीं आ रहा, पर कारण सोचते हुए वो कहती है, तुम ऐसे किडनैप करोगे मुझे तो मैं भागूंगी नहीं तो और क्या करूंगी? उद्धरण चिन्ह। ऋषित गुस्से में अपने हाथ दीवार पर पटकता है, अगर तुम रिद्धिमा नहीं हो तो उस दिन ऐसा क्यों कहा कि तुम्हें स्प्रिंग रोल्स पसंद नहीं है? उद्धरण चिन्ह। रिद्धिमा की आंखें हैरानी से बड़ी हो जाती है, मतलब ऋषित को वो बात याद थी। जानबूझकर उसने उस दिन रिद्धिमा को डिनर के लिए बुलाया था और डिनर में स्प्रिंग रोल्स ऑर्डर किए थे। आखिरकार रिद्धिमा के चेहरे पर रिएक्शन देख ऋषित को अच्छा लगता है, और तुम रिद्धिमा हो या नहीं ये साबित करने के लिए मुझे बस कुछ घंटों की जरूरत है। तुम्हारे पापा जो सालों से तुम्हें मरा हुआ मानकर गम में जी रहे हैं, क्या उनके सामने भी खुद को निशा ही कहोगी? उनका और तुम्हारा डीएनए टेस्ट भी मैं करवा सकता हूँ। उद्धरण चिन्ह। अपने पापा के बारे में सुनकर रिद्धिमा की आंखें नम हो जाती है। ऋषित उसी गुस्से के साथ बोलता है, तो खुद को निशा बोलना छोड़ दो। मैं जानता हूँ कि तुम रिद्धिमा हो और ये मैं किसी भी वक्त साबित भी कर सकता हूँ, इसलिए ये भागना बंद करो। उद्धरण चिन्ह। रिद्धिमा कुछ बोलने की कोशिश करती है पर ऋषित का चेहरा उसके और करीब आ जाता है। तुम मुझसे अब और भाग नहीं सकती, अब और नहीं छुप सकती, लेकिन अगर तुमने फिर से ऐसे कोई कोशिश की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। फिर मैं वो करूँगा जो तुमने कभी सोचा भी नहीं होगा। उद्धरण चिन्ह। रिद्धिमा की नज़र ऋषित की आंखों पर पड़ती है। उसकी आंखें लाल हो गई है गुस्से से। उन आंखों में एक अजीब सा पागलपन दिख रहा है, जो देख रिद्धिमा को वो पल याद आ जाते हैं जब ऋषित 16 साल का था और रिद्धिमा 12 साल की। ऋषित की हाथ में चाकू था। उसका हाथ ऐसे उठा हुआ था कि अगले ही पल वो उस चाकू से वार कर देगा। उसकी आंखों में ऐसा ही गुस्सा और पागलपन था। फिर उसे याद आता है वो पल जब ऋषित के हाथ में खून से सनी कुल्हाड़ी थी और उसके कपड़े और चेहरे भी खून से सना हुआ था। वो याद आकर रिद्धिमा का शरीर कँपकँपा जाता है। डर से वो अपनी आंखें बंद कर लेती है। ऋषित भी रिद्धिमा को ऐसे डरते देख रुक जाता है। उसे भी वही पल याद आते हैं। गुस्से में वो वहां से चला जाता है। जब दरवाजा धड़ाम से बंद होता है तो रिद्धिमा अपनी आंखें खोलती है। उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। अब वो और सह नहीं पाती, अपने घुटनों के बल जमीन पर बैठ जाती है और रोने लग जाती है। अपनी पूरी जिंदगी उसके सामने किसी मूवी की तरह चल रही है। कितनी खुश थी वो अपने माँ पापा के साथ। अपने माँ के खून के बाद भी उसने और उसके पापा ने अपनी खुशी ढूंढ ली थी एक दूसरे के साथ। पर फिर ऋषित उसकी जिंदगी में आ गया। उसे ऋषित से प्यार हो गया और ये प्यार उसकी जिंदगी में दर्द ही दर्द लेकर आया। आखिर क्यों इश्क में इतना दर्द मिलता है? क्यों चोट? उधर ऋषित दूसरे कमरे में आता है और कमरे में रखी हर चीज फेंकने लगता है। उस आवाज से घर की सर्वेंट राधा भागते हुए आती है और देखती है कि ऋषित पूरा कमरा तहस नहस करने में लगा है। उसकी तो अंदर जाने की हिम्मत नहीं होती। ऋषित बहुत कम बार अपने इस पेंट हाउस में आता है और आज तक राधा ने उसे इतने गुस्से में कभी नहीं देखा, इसलिए वो चिराग को इन्फॉर्म कर देती है। कुछ ही मिनट्स में चिराग वहां आ जाता है। धीरे से डरते हुए ही वो कमरे में झांकता है। पूरा कमरा बिखरा पड़ा है, चीजें टूटी हुई पड़ी है और ऋषित बेड के एक कोने पर बैठा हुआ है। उसके हाथ से खून निकल रहा है, पर ऐसा लग रहा है जैसे उसे ये पता ही नहीं है। उसकी नजरें एकटक शून्य में देख रही है, जैसे
ये सब देखकर चिराग बहुत डर जाता है और परेशान भी हो जाता है। उसे लगता है कि कहीं ऋषित की हालत फिर से खराब न हो जाए। चिराग फौरन ऋषित के पास आता है। सर, मेरे साथ चलिए प्लीज। उद्धरण चिन्ह। चिराग धीरे से ऋषित का दूसरा हाथ पकड़कर उसे कमरे से बाहर लाता है और सर्वेंट राधा को बोलता है, कमरा साफ करो जल्दी से। उद्धरण चिन्ह। ऋषित को लिविंग रूम के सोफा पर बिठाकर वो डॉक्टर को फोन करता है। खून ज्यादा बह रहा है, इसलिए डॉक्टर आए तब तक चिराग खुद ही ऋषित को बैंडेज कर रहा है। सर, आप खुद को यूं दर्द क्यों दे रहे हैं? चिराग चिंता से बोलता है। ऋषित धीरे से नजरें चिराग की तरफ मोड़ता है। कैसे वो चिराग को बताए कि ये दर्द तो सालों से उसका साथी बना हुआ है। कैसे उसको बताए, न जाने क्यों उसकी जिंदगी में ये दर्द लिखा हुआ है। ऋषित कुछ नहीं कहता। ऋषित को ऐसे देख चिराग को अपने बॉस के लिए और बुरा लगने लगता है। रिद्धिमा के एक्सीडेंट के बाद ऋषित इससे भी बुरी हालत में था, और अब जब रिद्धिमा वापस मिल गई है तो भी ऋषित दर्द में ही है। कुछ ही मिनट्स में डॉक्टर आते हैं और ऋषित की चोट पर अच्छे से बैंडेज करते हैं, उसे दवाई देते हैं। दवाई लेकर ऋषित को नींद आ जाती है। अगले दिन ऋषित उठता है और तैयार होकर अपने कमरे से बाहर आता है। उसे देख फौरन राधा उससे पूछती है, सर, आपके लिए ब्रेकफास्ट तैयार है। उद्धरण चिन्ह। ऋषित बिना बोले ब्रेकफास्ट टेबल की तरफ आता है। वो ब्रेकफास्ट शुरू ही कर रहा है कि चिराग वहां आता है और उसे आज की मीटिंग्स और काम के बारे में बताता है। ठीक है, हम आज भी ऑनलाइन मीटिंग्स अरेंज करेंगे, ऋषित कहता है। चिराग बाकी के अरेंजमेंट करने के लग जाता है। ऋषित राधा की तरफ देखते हुए उससे पूछता है, क्या वो उठ गई? उद्धरण चिन्ह। नहीं सर, मैं उन्हें उठा दूं? राधा हिचकिचाते हुए पूछती है। नहीं, सोने दो उसे, तुम जाकर उसके लिए कपड़े लेकर आओ, वो राधा से कहता है। और फिर राधा को ये भी बताता है उसे कौन कौन से कपड़े लाने हैं और किस साइज के लाने हैं। उसे पैसे देकर वो अपने कमरे में निकल जाता है। राधा का मुंह हैरानी में खुला ही रह जाता है। फिर खुद को संभालते हुए वो जल्दी से घर से निकलती है कपड़े खरीदने, क्योंकि ऋषित ने उसे ये भी हिदायत दी है कि रिद्धिमा उठने से पहले उसे लौट आना है। उधर ऋषित अपने मीटिंग्स और काम में व्यस्त हो जाता है। 2 घंटों में पास ही के मॉल से शॉपिंग करके राधा घर वापस आती है। कपड़े रिद्धिमा को देने के लिए वो रिद्धिमा के कमरे में आती है। वो देखती है कि रिद्धिमा तो जमीन पर ही सो रही है। दरअसल कल रात रोते हुए रिद्धिमा को खुद को पता नहीं चला कि कब वो सो गई। राधा चैन की सांस लेती है सोचकर कि वो वक्त पर वापस आ गई, वरना कल रात ऋषित का गुस्सा देख तो वो डर ही गई थी। वो कपड़े बेड पर रख देती है और रिद्धिमा को बिना उठाए कमरे से बाहर चली जाती है और लंच की तैयारी करने लगती है। थोड़ी देर बाद रिद्धिमा की आंख खुलती है। खिड़की से सूरज की रोशनी उसके चेहरे पर पड़ रही है। रिद्धिमा को याद आता है कि कैसे कल रात उसने होटल से भागने की कोशिश की थी और ऋषित ने उसे फिर से पकड़ लिया था और यहाँ लेकर आया था। उसे याद आता है कि कल रात ऋषित कितना ज्यादा गुस्से में था। कहीं सच में ऋषित ने उसके पापा को यहाँ बुलवा तो नहीं लिया होगा। सोचकर वो दरवाजे की तरफ भागती है, पर दरवाजा बाहर से लॉक है। फिर उसकी नज़र खिड़की पर पड़ती है। वो बाहर की तरफ देखती है, खिड़की में से कोई यूज नहीं। वो बहुत ऊपर की मंजिल पर होंगे। यहाँ से भागने की कोशिश करना मतलब पागलपन होगा। खिड़की से बाहर झांकते हुए वो निशांत को याद करने लगती है। कैसा होगा उसका बच्चा? उसे याद आता है कि कैसे उसने कल फोन पर मिहिर को कहा था कि वो जल्दी ही आ रही है, पर अब वो यहाँ फंस चुकी है। मिहिर और सुधा माँ उसे लेकर परेशान हो रहे होंगे। वो सोच ही रही है, तभी कमरे का दरवाजा खुलता है और राधा अंदर आती है। राधा भी अब तक समझ चुकी है कि ऋषित सर खुद इस लड़की को लेकर यहाँ लाए हैं, उसके लिए ऐसे कपड़े भी मंगाए उसे कहकर, मतलब ये लड़की जरूर स्पेशल है ऋषित के लिए, इसलिए उसे रिद्धिमा को मैडम बुलाना चाहिए। यही सोचते हुए राधा कहती है, मैडम, आपके लिए ये कुछ कपड़े रखे हैं। उद्धरण चिन्ह। रिद्धिमा एक नज़र राधा की तरफ देखती है और फिर बैग पर रखे बैग्स की तरफ देखती है। वो ऋषित सर ने ही कहा था कि मैं आपके लिए ये कपड़े लेकर आऊं, राधा जल्दी से कहती है। रिद्धिमा चुपचाप खिड़की के पास ही खड़ी रहती है। आप तैयार हो जाइए लंच के लिए, ऋषित सर ने कहा है, राधा कहती है। रिद्धिमा फिर भी अपनी जगह से नहीं हिलती। उसे ऐसे देख राधा कुछ और नहीं बोलती और कमरे से निकल जाती है। रिद्धिमा अपने कपड़ों की ओर देखती है। 2 दिनों से यही कपड़े पहने हैं उसने। लंबी सांस लेते हुए बैग में से कपड़े निकालती है। उसमें एक ड्रेस और एक इनवेयर का सेट भी है, जो देख रिद्धिमा भौचक्की रह जाती है। ऋषित ये भी लाने को बोला था सर्वेंट को। उफ, ये आदमी, सोचते हुए वो बाथरूम की तरफ जाती है।
थोड़ी देर में वो नहा के बाहर आती है। उसने वही ड्रेस और कपड़े पहन लिए हैं जो राधा लेकर आई थी। कपड़े उसे बिल्कुल अच्छे से फिट हो रहे हैं। ऋषित ने क्या राधा को साइज भी बताई थी? नहीं, राधा शायद खुद ही गैस करके लाई होगी। बाल बनाकर रिद्धिमा कमरे के दरवाजे के पास आती है। वो हैरान हो जाती है कि दरवाजा लॉक नहीं है। रिद्धिमा कमरे से बाहर निकलकर डाइनिंग रूम में आती है, जहां ऋषित पहले से ही लंच कर रहा है। रिद्धिमा को देख राधा उसके लिए चेयर खींचते हुए कहती है, आए मैडम। उद्धरण चिन्ह। ये सुनकर ऋषित जो मोबाइल देखते हुए खाना खा रहा था फौरन रिद्धिमा की ओर देखता है। उसने फुल लेंथ ड्रेस पहनी है। ड्रेस उसे अच्छे से फिट हो रही है, पर ऋषित को उसका कलर कॉम्बिनेशन उतना पसंद नहीं आता। वो राधा को डांटना चाहता है कि क्या वो कोई और ड्रेस नहीं चूज कर सकती थी, पर फिर कुछ नहीं कहता। वैसे रिद्धिमा को भी ड्रेस का कलर कॉम्बिनेशन पसंद नहीं आया है, पर दूसरा कोई ऑप्शन भी तो नहीं था उसके पास, इसलिए पहन लेती है। रिद्धिमा ऋषित के सामने वाले चेयर पर बैठ जाती है। राधा उसे लंच सर्व करने में लग जाती है। रिद्धिमा की नज़र ऋषित के हाथ पर पड़ती है। उसने बैंडेज पहना है। कल जब वो उसके कमरे से निकला तो उसके हाथ में चोट नहीं थी, फिर कैसे चोट लग गई? वो पूछना चाह रही है, पर खुद को रोक लेती है। खुद को याद दिलाती है कि ऋषित उसकी इस फिक्र के लायक नहीं है। शांति से बात। रिद्धिमा खुद को याद दिलाती है उसे ऋषित की फिक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं है अब। ऋषित ने अपने बीवी और बच्चे को छोड़ किसी और लड़की को चुना। उसने रिद्धिमा और उसके बच्चे को मारने की कोशिश की। वो ऋषित इस फिक्र के लायक नहीं है। हाँ, एक वक्त था जब ऋषित की हर एक छोटी बड़ी चीज से उसे फर्क पड़ता था, पर अब ऋषित के लिए उसके दिल में बस नफरत है और कुछ नहीं। वो अपनी नजरें सामने रखी प्लेट पर कर लेती है और लंच करने लगती है। ऋषित जब रिद्धिमा की तरफ देखता है तो वो चुपचाप खा रही है। वो सोचने लग जाता है, क्या रिद्धिमा ने उसकी चोट नहीं देखी? उसने कुछ पूछना भी जरूरी नहीं समझा। इतनी नफरत करती है वो उससे। उसे याद आते हैं वो पुराने पल जब यही रिद्धिमा उसकी फिक्र किए नहीं थकती थी। उस दिन हमेशा की तरह रिद्धिमा स्कूल छूटने के बाद ऋषित का इंतजार कर रही थी स्कूल गेट के बाहर। क्या हुआ, बस नहीं आए अब तक? ऋषित ने उसके पास आते हुए पूछा था। नहीं, थोड़ा टाइम है। रिद्धिमा ने उस वक्त एक बोरिंग सी शक्ल बना ली थी। चलो न, मैं अपनी कार में तुम्हें ड्रॉप कर दूंगा, ऋषित ने उससे कहा था। नहीं, मैं नहीं आ सकती। पिछली बार तुमने मुझे लंच कराया था होटल में और घर ड्रॉप किया था तो बाद में पापा ने मुझे बहुत डांटा था, रिद्धिमा ने उससे कहा था। ऐसा क्यों? इसमें क्या गलत है? ऋषित ने हैरानी से पूछा था। पापा कहते हैं कि तुम उनके बॉस के बेटे हो, तुम लोग कितने अमीर हो, तुमसे बराबरी हम नहीं कर सकते, रिद्धिमा ने ऋषित को बताया था। उफ, तुम्हारे पापा भी ना। वो मेरे पापा के लिए काम करते हैं तो इससे तुम्हारा और मेरा क्या लेना देना? तुम्हारी और मेरी दोस्ती करने ना करने से इसका क्या कनेक्शन? और अमीर है तो क्या हुआ? अमीर ही है, एलियन थोड़ी है जो तुम्हें मुझसे कोई प्रॉब्लम होगी, ऋषित ने इरिटेट होकर कहा था। उसकी एलियन वाली बात सुनकर रिद्धिमा खिलखिलाकर हंसी भी थी। क्या तुम्हें मैं बाकी के अमीर लड़कों की तरह लगता हूँ घमंडी और मतलबी? ऋषित और ज्यादा इरिटेट हो गया था। रिद्धिमा ने ना में सर हिलाते हुए कहा था, नहीं ऋषित, तुम ऐसे बिल्कुल भी नहीं हो, तुम तो बहुत अच्छे हो। उद्धरण चिन्ह। तो फिर चलो, ऋषित ने उससे कार की ओर देखते हुए कहा था। पर ऋषित, पापा को अच्छा नहीं लगेगा, वो नाराज हो जाएंगे, और मैं अपने पापा के खिलाफ कभी नहीं जाती, रिद्धिमा ने कहा था। ओहो रिद्धिमा, तुम भी ना, सिर्फ घर ही तो ड्रॉप कर रहा हूँ तुम्हें, इसमें क्यों नाराज होंगे वो? ऋषित ने भी नाराजगी से कहा था। ऋषित, मेरी माँ की मौत के बाद पापा ना बहुत ज्यादा फिक्र करते रहते हैं मेरी। हमेशा उन्हें मेरी चिंता लगी रहती है। मेरे लिए वो सारा घर अकेले संभाल लेते हैं, इसीलिए मैंने भी डिसाइड कर लिया है कि पापा को दुख हो ऐसा मैं कुछ नहीं करूंगी, रिद्धिमा थोड़े दुख से कहती है। उसे अपने माँ की याद आने लगी थी। अरे बाबा, तुम इतना स्ट्रेस क्यों ले रही हो? और तुम्हारे पापा को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, हम दोस्त हैं ना, मैं उनसे बात कर लूंगा, फिर वो तुमसे नाराज नहीं होंगे। अब चलो भी, ऋषित उसे मनाने लगा था। और फिर आखिरकार ऋषित ने उसे अपने साथ कार में जाने को मना लिया था। जब वो उसके लिए अपने कार का दरवाजा खोल रहा था तो रिद्धिमा ने उसके हाथ पर लगी चोट देखी थी। वो कितनी परेशान हो गई थी। ऋषित, क्या हो गया तुम्हारे हाथ को? उद्धरण चिन्ह। कुछ नहीं, फुटबॉल खेलते हुए मैं गिर गया था। तुम बैठो कार में, ऋषित ने उसे बताया था। फिर दोनों भी कार में बैठने के बाद ऋषित ड्राइवर को बोलकर पहले रिद्धिमा को घर ड्रॉप करने का ऑर्डर दिया था। पर तुमने बैंडेज क्यों नहीं किया?
स्कूल में फर्स्ट एड किट तो है ना? दर्द नहीं हो रहा है क्या? रिद्धिमा ने ऋषित पर सवालों की बौछार कर दी थी। ऋषित ने मुस्कुराकर उससे कहा था कि वो भूल गया खेलते वक्त, जिस पर रिद्धिमा ने उसे खूब डांट भी लगाई थी। ऐसे कैसे भूल गए तुम? तुम्हें दर्द भी महसूस नहीं हुआ क्या? हद है ऋषित, अभी हम मेरे घर पर जा ही रहे हैं ना, वहां पर बैंडेज कर लेना। मुझे यकीन नहीं हो रहा तुम खेल में इतने मशगूल थे कि चोट का भी एहसास नहीं हुआ। हद ही करते हो तुम तो। उद्धरण चिन्ह। फिर जब वो लोग रिद्धिमा के घर पहुंचे थे तो रिद्धिमा के पापा सुहास ऑफिस में गए हुए थे। रिद्धिमा ने खुद ऋषित को बैंडेज किया था और फिर अपने हाथों से मैगी भी बनाई थी। दोनों ने हंसी मजाक करते हुए मैगी खाई थी। उस वक्त ऋषित को बहुत अच्छा लगा था रिद्धिमा की उसके लिए वो फिक्र देखकर। जिस तरह रिद्धिमा हक से उसे डांट रही थी, उसकी लापरवाही के लिए वो भी अच्छा लग रहा था। ऋषित उन यादों को साइड में रखकर एक बार फिर रिद्धिमा की तरफ देखता है। वो अभी भी चुपचाप खा रही है और ऐसे बैठी है जैसे सामने ऋषित बैठा ही न हो। ऋषित भी अपने प्लेट की तरफ देखने लगता है। रिद्धिमा को भी वही सब याद आ रहा है, कैसे ऋषित की उस छोटी सी चोट पर वो इतनी परेशान हो गई थी। उसने खुद उस बैंडेज किया था, उसके लिए मैगी भी बनाई थी। रिद्धिमा उस वक्त सोचती थी कि ऋषित कितना अच्छा लड़का है, उसके अपने पैसे और अमीर होने का बिल्कुल भी गुरूर नहीं है। रिद्धिमा ने अपने पापा के खिलाफ न जाने का डिसाइड किया था, पर ऋषित से शादी का फैसला करके वो अपने पापा के खिलाफ चली गई। रिद्धिमा अपने ख्यालों से बाहर आकर ऋषित की तरफ देखती है जो लंच करने में बसी है। अब ये जो ऋषित उसके सामने बैठा है, ये अपने पैसे और अमीरी के दम पर लोगों की जिंदगी से खेल रहा है। उसे जबरदस्ती यहाँ पर लाके किडनैप करके रखा है। रिद्धिमा उसे गुस्से में देखती है। ऋषित उसे ऐसे देख धीमे से मुस्कुराते हुए कहता है, कुछ कहना है? उद्धरण चिन्ह। हाँ, मुझे तुम्हें बताना है कि तुम एक घटिया इंसान हो, रिद्धिमा गुस्से से कहती है। ऋषित हल्के से मुस्कुराकर बोलता है, तुम्हारी गाली सुन ली, अब बचा हुआ दिन अच्छा गुजरेगा। उद्धरण चिन्ह। रिद्धिमा गुस्से से अपना मुंह फेर लेती है। ऋषित अपना लंच खत्म करके उठते हुए बोलता है, अच्छे से खाना खा लो, रात को हम शांति से बात करेंगे। उद्धरण चिन्ह। और वो अपने कमरे में निकल जाता है। रिद्धिमा उसकी तरफ देखती रह जाती है। ऋषित उससे शांति से बात करना चाहता है। आखिर ये ऋषित के दिमाग में चल क्या रहा है? रिद्धिमा का लंच खत्म हो जाता है तो चिराग उसे उसकी दवाई देने आता है। रिद्धिमा भी बिना कोई बात किए दवाई ले लेती है। थोड़ी ही देर में डॉक्टर आते हैं उसका बैंडेज करने। रिद्धिमा इस बार उनसे कोई मदद नहीं मांगती है क्योंकि रिद्धिमा जान चुकी है उसे खुद ही खुद की मदद करनी होगी। डॉक्टर रिद्धिमा का बैंडेज कर देता है और उसे बताता है, आपकी जख्म को अब बैंडेज की जरूरत नहीं है, आज मैंने कर दिया है, कल आप बैंडेज निकाल सकती है, बस अगले 2 दिन दवाइयाँ लेते रहिए। उद्धरण चिन्ह। रिद्धिमा बस हमें सर हिलाकर थैंक यू कहती है। डॉक्टर उसे रूम में अकेला छोड़ बाहर आते हैं कमरे के। राधा फौरन दरवाजा बाहर से लॉक कर लेती है। फिर चिराग आकर डॉक्टर को ऋषित के कमरे में ले जाता है। ऋषित की चोट का बैंडेज बदलने के बाद डॉक्टर वहां से चले जाते हैं। रिद्धिमा अपने सोच में डूबी हुई है। आखिर ऋषित उससे क्या बात करना चाह रहा होगा? ऋषित ने जो कुछ भी उसके साथ किया उसके बाद रिद्धिमा भला उससे नॉर्मल बात कैसे कर सकती है? नहीं, कभी नहीं। उसे बस कुछ भी करके यहाँ से बाहर निकलना है। परेशानी। ऋषित सोच रहा है कि वो रिद्धिमा के साथ सारी बात कर लेगा, पर रिद्धिमा इस बात से परेशान है कि आखिर ऋषित चाहता क्या है। और मुंबई में सोनिया और उसकी मां निर्मला ऋषित को लेकर परेशान है। मां प्लीज, आप खुद भी परेशान हो रही है और मुझे भी परेशान कर रही है, सोनिया इरिटेशन से उसकी मां को बोलती है। परेशान होने की ही तो बात है सोनिया, वो बस एक दिन के लिए गया था ना दिल्ली, अब उसे दिल्ली गए हुए 3 दिन हो गए हैं। ... कहीं उसे कोई और लड़की मिल जाएगी तो तुम क्या करोगी? निर्मला परेशानी से कहती है। ओह स्टॉप इट माँ, ऐसा कभी नहीं होगा। ऋषित मुझसे कितना प्यार करता है जानती हो ना, उसने मेरे लिए अपने बीवी और बच्चे की भी परवाह नहीं की। वो मेरे लिए एक नई कंपनी खोल रहा है, मुझे लगता है वो इसी काम में बिजी होगा। सोनिया अपनी माँ को समझाने लगती है। पर तुझे कम से कम एक फ़ोन तो कर सकता था वो, निर्मला गुस्से से बोलती है। आपको तो पता है ना ऋषित कैसा है, मेरी थोड़ी देर पहले चिराग से बात हुई है, वो मेरा मैसेज ऋषित को दे देगा, सोनिया अपनी माँ को बताती है। तुम डायरेक्टली ऋषित को फ़ोन नहीं कर सकती, ऐसी कैसी गर्लफ्रेंड हो तुम उसकी कि उसके पर्सनल फ़ोन पर कॉल भी नहीं कर सकती, तुम्हें उसके असिस्टेंट के पास मैसेज छोड़ना पड़ता है। निर्मला और ज़्यादा इरिटेट और गुस्सा हो रही है।
ऋषित ऐसा ही है, आप जानती है ना क्या हुआ था। एक दिन मैंने ऐसे ही उसके पर्सनल नंबर पर कॉल किया था जब उसकी मीटिंग चल रही थी, तब वो कितना गुस्सा हो गया था मुझ पर, और उसने तभी मुझे बोल दिया था कि मैं पहले चिराग को फ़ोन किया करूं। सोनिया कारण देने लगती है। निर्मला लंबी सांस लेती है। सोनिया, एक बात अच्छे से समझ लो, ऋषित इतना हैंडसम और अमीर है, और ऊपर से वो अगर तुम्हारे लिए अपनी बीवी और बच्चे को छोड़ सकता है तो किसी और के लिए तुम्हें भी छोड़ सकता है। इसलिए ऋषित को जितना हो सके उतना अपनी मुट्ठी में रखो। उद्धरण चिन्ह। निर्मला कमरे से बाहर चली जाती है सोनिया को सोच में छोड़कर। सोनिया अपने माँ की कही बातों के बारे में सोचने लगती है। क्या सच में ऋषित ऐसे किसी और लड़की के लिए उसे छोड़ सकता है? सोच सोच के वो परेशान होने लगती है। उधर अरोरा मेंशन में अरुण अरोरा भी परेशान है। हाँ, अब सारा बिजनेस ऋषित संभाल रहा है और अरुण बिजनेस के मामले में दखल नहीं देता, पर फिर भी ऑफिस में क्या हो रहा है और क्या नहीं, इसकी खबर अरुण को रहती है। आज भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, ऑफिस स्टाफ अरुण की उतनी की रिस्पेक्ट करते हैं जितनी पहले किया करते थे। इसलिए इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि अरुण को ये पता चल गया है ऋषित 3 दिनों से दिल्ली में ही रुका हुआ है। हाँ, अरुण जानता है कि ऋषित ऑनलाइन मीटिंग्स करके सारा काम दिल्ली से संभाल रहा है, और सच बात तो ये है कि अरुण को ऋषित के काम या कंपनी के काम की कोई फिक्र नहीं है। जिस तरीके से पिछले कुछ सालों में ऋषित ने कंपनी संभाली है और उसे तरक्की के नई ऊंचाई पर पहुंचाया है, उस वजह से कंपनी की फिक्र अब अरुण को करने की जरूरत नहीं बची। पर अरुण को फिक्र है तो ऋषित की। जनरली तो ऋषित कभी अपने काम को इग्नोर करके ऐसे कहीं नहीं जाता। इससे पहले ऐसा ऋषित ने सिर्फ तब किया था जब रिद्धिमा से उससे शादी हुई थी। शादी के अगले दिन ही वो लंदन चला गया था और वहीं से सारा काम संभाल रहा था। फिर 9 महीने बाद वापस आया था, वो भी सोनिया के साथ। लेकिन इस बार क्या हुआ है? कुछ दिन पहले सोनिया और उसकी माँ शादी की बात करने आए थे और ऋषित ने सोनिया के लिए कंपनी खोल रहा है ये बोलकर शादी की बात को बड़ी आसानी से टाल दिया था। तो फिर अब क्या हुआ है? ऋषित और सोनिया के बीच झगड़ा तो नहीं हुआ? सोचते हुए अरुण लंबी सांस लेता है। ऋषित को एक अच्छे जीवनसाथी को जरूरत है। अरुण को लगा था रिद्धिमा में वो बात थी, पर सोनिया, उसके बारे में वो नहीं समझ पाता। सोनिया को उसने सिर्फ इसलिए एक्सेप्ट किया क्योंकि ऋषित उससे प्यार करता है। अरुण परेशान होने लग जाता है कि आखिर ऋषित कर क्या रहा है और क्यों। दूसरी तरफ दिल्ली में सुधा और मिहिर रिद्धिमा के बारे में सोचकर परेशान हो रहे हैं। सुधा चिंता से बोलती है, 3 दिन हो चुके हैं, रिद्धिमा की कोई खबर नहीं। उद्धरण चिन्ह। मिहिर अपनी माँ की तरफ देखता है। उसने सुधा को बताया ही नहीं था कि कल रात रिद्धिमा का फोन आया था, ये सोचकर कि सुधा परेशान न हो। और फिर रिद्धिमा ने कहा था फोन पर कि वो आ ही रही है थोड़ी देर में। उद्धरण चिन्ह। पर अब रात से सुबह से शाम हो चुकी है, पर ना रिद्धिमा का फोन आया ना वो आए। सोचते हुए मिहिर अपनी माँ को बताने लगता है, एक्चुअली माँ कल देर रात को रिद्धिमा का फोन आया था। उसने कहा कि वो ठीक है, वो ऋषित से बचकर भाग निकली है और बस थोड़ी ही देर में यहाँ आ जाएगी, पर अब इतना वक्त हो गया है वो नहीं आई। ये सुनकर सुधा पैनिक होने लगती है, तो फिर वो यहाँ पहुंची क्यों नहीं? तुमने उसे फोन किया कि नहीं? उद्धरण चिन्ह। उसने किसी और नंबर से फोन किया था माँ, और अब तक वो यहाँ नहीं पहुंची, इसका एक ही मतलब हो सकता है। मिहिर अपने ही सोच में बोलता है। क्या? सुधा परेशान होते हुए पूछती है। यही कि उसके पति ने उसे फिर से पकड़ लिया होगा, मिहिर बोलता है। ये सुनकर सुधा गुस्सा हो जाती है। अब क्या चाहता है वो रिद्धिमा से? क्यों उसके पीछे पड़ा है? उसी ने रिद्धिमा का एक्सीडेंट करवाया था, कहीं अब वो फिर से रिद्धिमा को मारना तो नहीं चाहता? उद्धरण चिन्ह। अपनी माँ की ये बात सुनकर मिहिर भी परेशान हो जाता है। अगर ऋषित सच में फिर से रिद्धिमा को मारना चाह रहा है तो मतलब निशांत की जान भी खतरे में हो सकती है। उसे बहुत ही चौकन्ना रहना होगा। माँ, परेशान मत हो, मैं कोई तरीका निकालता हूँ रिद्धिमा के बारे में पता करने का, मिहिर सोचने लगता है। तभी उसका फोन बजने लगता है। रिद्धिमा की असिस्टेंट जोया उसे क्यों फोन कर रही है, सोचते हुए मिहिर फोन उठाता है। मिहिर सर, वो निशा मैडम का फोन ही नहीं लग रहा। उन्होंने कहा था कि वो खुद कॉल करेगी, पर उनका कॉल भी नहीं आया। जोया मिहिर को बताने लगती है। रिद्धिमा किस मुसीबत में है ये मिहिर कैसे बता सकता है जोया को, इसलिए वो जोया से कहता है, जोया, एक्चुअली निशा बहुत बिजी है, वो तुम्हें कांटेक्ट करेगी बाद में। अगर कोई अर्जेंट काम हो तो तुम मुझे बता सकती हो। उद्धरण चिन्ह। सर, वो गौरव सर हैं ना, जो हमारे नीश ब्रांड को लॉन्च करने वाले थे, उनका 2 बार फोन आ चुका है।
उनके असिस्टेंट भी फ़ोन कर चुके हैं कई बार। एक्चुअली वो आज ही डील साइन करना चाहते थे, पर निशा मैडम नहीं है तो वो मीटिंग मैंने पोस्टपोन कर दी है। पर निशा मैडम से कांटेक्ट ही नहीं हो पा रहा। मुझे डर लग रहा है कहीं वो डील कैंसिल न कर दे। जोया चिंता से मिहिर को बताती है। जोया जानती है निशा ने अपने बिजनेस के लिए कितनी मेहनत की है और गौरव के साथ ये डील कितनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है उसके लिए। मैं निशा तक ये मैसेज पहुंचाने की कोशिश करूंगा और तुम्हें बताता हूँ, प्लीज़ तब तक तुम उन लोगों को हैंडल करो। ये डील निशा के लिए बहुत ज़रूरी थी, मिहिर उससे कहता है। जी सर, बोल के जोया फ़ोन कट करती है। मिहिर सोच में पड़ जाता है कि रिद्धिमा के बारे में कैसे पता लगाए। उधर गौरव भी परेशान है कि निशा से कांटेक्ट नहीं हो रहा, कहीं निशा उसे अवॉइड तो नहीं कर रही। गौरव का असिस्टेंट हितेन वहां आता है। सर, मैंने पता कर लिया है, निशा मैडम जिस सोसाइटी में रहती थी वहां से पता चला है कि सक्सेना परिवार कहीं बाहर गया हुआ है। निशा मैडम 3 दिनों से अपने बुटीक भी नहीं गई। उद्धरण चिन्ह। गौरव को याद आता है ये सब तब से हो रहा है जब निशा पार्टी से यूं अचानक खराब तबीयत होने का बोलकर चली गई थी। फिर उससे याद आता है ऋषित अरोरा भी निशा के बारे में पूछ रहा था। कुछ सोचते हुए गौरव हितेन को बोलकर पार्टी का सीसीटीवी फुटेज लाने को कहता है। वो खुद उस फुटेज को चेक करता है। तब उसे रियलाइज होता है कि जैसे ही निशा और ऋषित ने एक दूसरे को देखा, निशा वहां से भागने लगी और ऋषित उसके पीछे भागा। मतलब ऋषित का वो वेटर को ढूंढने का बहाना झूठा था और निशा ने भी अपनी तबीयत को लेके झूठ बोला। मतलब क्या निशा और ऋषित एक दूसरे को पहले से जानते हैं? बातें या फिर लड़ाई? गौरव इस सोच में है कि निशा और ऋषित का क्या कनेक्शन हो सकता है। तभी हितेन उसे बताता है कि उन्हें इम्पोर्टेंट मीटिंग के लिए मुंबई जाना होगा। वैसे भी गौरव की कंपनी मुंबई में ही है। यहाँ वो अपनी मां दीपा मल्होत्रा के साथ एक शादी अटेंड करने आया था। शादी के बाद यहाँ कुछ काम निकल आया और निशा के साथ डील फाइनल करनी थी, इसलिए वो रुका हुआ था। पर अब निशा अवेलेबल नहीं है तो उनकी डील नहीं हो पा रही, तो उसका मुंबई जाना ही ठीक रहेगा। ठीक है, पर तुम निशा और ऋषित का क्या कनेक्शन है ये पता लगाओ, गौरव हितेन को कहता है। जी सर, हितेन कहता है। उधर ऋषित के पेंट हाउस में रिद्धिमा रात को डिनर करने से मना कर देती है। मैडम प्लीज़ आप खाना खा लीजिए, वरना ऋषित सर मुझे ही डांटेंगे। राधा रिद्धिमा से रिक्वेस्ट करने लगती है। तुम्हारे ऋषित सर तो है ही शैतान, वो ऐसा ही कुछ करेगा। ठीक है, मैं खाना खा लेती हूँ, रिद्धिमा कहती है। रिद्धिमा सोच रही है कि शायद राधा से ज़रा नज़दीकियाँ बढ़ाने से राधा उसे यहाँ से निकलने में उसकी हेल्प कर दे, और फिर अपने कमरे में ही डिनर करती है। डिनर के बाद चिराग के बताए हुए इंस्ट्रक्शन से राधा रिद्धिमा को दवाई देती है। उधर ऋषित का काम खत्म होता है। वो लैपटॉप बंद करता है और फाइल्स चिराग को देता है। सर, वो सोनिया मैडम का कॉल आया था, वो आपसे बात करना चाहती थी, चिराग ऋषित को बताता है। ऋषित लंबी सांस लेता है। इन सब में सोनिया के बारे में वो भूल ही गया था, वो सोनिया से बाद में बात कर लेगा। सर, और अरुण सर का भी फ़ोन आया था, वो जानना चाह रहे थे कि हम लोग दिल्ली में क्यों रुके हुए हैं और कब वापस आ रहे हैं, चिराग ऋषित को बताता है। ऋषित जानता है रिद्धिमा जिंदा है, ये जानकर अरुण को बहुत खुशी होगी, लेकिन उससे पहले वो खुद रिद्धिमा से बात करना चाहता है। उसने डिनर किया, दवाई ली, ऋषित अचानक ने पूछता है। किसने? कंफ्यूज होकर चिराग पूछता है। ऋषित भौहें चढ़ाते हुए उसे घूरता है। चिराग खुद को ही दिल में गाली देता है। ऑफकोर्स ऋषित रिद्धिमा के बारे में पूछ रहा है। उसके बॉस के दिल में न जाने क्या चल रहा है। यह वो उनकी गर्लफ्रेंड के बारे में बता रहा था और वो अपनी बीवी के बारे में सोच रहे हैं। जी सर, रिद्धिमा मैडम ने डिनर भी कर लिया और दवाई भी ले ली है, चिराग उसे बताता है। ऋषित बस ओके में सर हिलाता है, फिर वो डिनर कर लेता है और रिद्धिमा से बात करने उसके कमरे में आता है। रिद्धिमा खिड़की के पास खड़ी रहकर बाहर के अंधेरे की तरफ देख रही है। ऋषित दरवाजा खोल अंदर आता है और रिद्धिमा की ओर देखता है। ऋषित आखिर अपनी हिम्मत जुटा लेता है ताकि रिद्धिमा को सॉरी बोल सके। देखो रिद्धिमा, आई मीन जो भी हुआ उसके लिए सॉरी, ऋषित उसके सामने खड़े होकर कहता है। रिद्धिमा हैरान हो जाती है कि ऋषित उससे माफ़ी मांग रहा है, पर अगले ही पल उसे गुस्सा आ जाता है। सॉरी? किस किस चीज़ के लिए सॉरी कहोगे तुम ऋषित अरोरा? उद्धरण चिन्ह। रिद्धिमा मेरी बात सुनो, मैं तुमसे बात करना चाहता हूँ, लड़ाई नहीं, ऋषित शांति से उससे कहता है। पर मुझे तुमसे बात नहीं करनी, तुमसे मैं सिर्फ लड़ ही सकती हूँ। रिद्धिमा अब अपना गुस्सा काबू में नहीं रख पा रही। चिल्ला क्यों रही हो, धीरे से भी बोल सकती हो ना ये। और मैं तुमसे बात करना चाहता हूँ, तुमसे पूछना चाहता हूँ कुछ। कैसे वो एक्सीडेंट हुआ,
तुम कैसे बच गई? हमारा बच्चा कहाँ है? बस चाहता हूँ हम बात करें। ऋषि भी अब बेसब्र हो रहा है सब जानने के लिए। ओह यस, तुम जानना चाहते हो ना मैं कैसे बच गई? मुझे पता है बहुत बुरा लग रहा है ना ये देखकर कि रिद्धिमा बच कैसे गई। रिद्धिमा भी अब गुस्से में है। ऋषि हैरान होकर उसे देखते रहता है, माना कि वो रिद्धिमा से नफरत करता है, पर उसने कभी नहीं चाहा कि रिद्धिमा को कोई चोट पहुंचे। उसने कभी नहीं चाहा कि रिद्धिमा के साथ कुछ गलत हो। वो तो बहुत खुश था उसे जिंदा देख। क्या बकवास कर रही हो रिद्धिमा? ऋषि गुस्से में उसके और करीब आके बोलता है। बकवास कर रही हूँ? ओह कम ऑन ऋषि, मैं सब जानती हूँ, अनजान मत बनो। मेरे सामने अच्छे बनने का ढोंग क्यों कर रहे हो? ये सॉरी बोलने का ड्रामा क्यों कर रहे हो? रिद्धिमा भी गुस्से में कहती है। ऋषि कुछ पल उसे देखते रहता है। रिद्धिमा को ये सब उसका ढोंग और ड्रामा लग रहा है। 4 सालों से वो पश्चाताप की आग में जल रहा था और रिद्धिमा को ये सब ड्रामा लग रहा है। ड्रामा तो तुम करती हो रिद्धिमा। पहले भी मेरी दोस्त बनने का ड्रामा किया, फिर एक अच्छी बहू होने का ड्रामा किया, अब निशा होने का ड्रामा किया, और मुझसे कह रही हो कि मैं ड्रामा कर रहा हूँ। मैं ऋषि अरोरा हूँ, मैंने ऐसा कोई ड्रामा नहीं किया। ड्रामेबाज तो तुम हो रिद्धिमा। ऋषि कस के रिद्धिमा की बाजू पकड़ लेता है। रिद्धिमा को दर्द होने लगता है पर वो चेहरे पर नहीं दिखाती और डटकर कहती है, ओह रियली, इतने अच्छे हो तुम। ऋषि अरोरा, तुम एक निहायती घटिया इंसान हो और ये मुझसे बेहतर कोई नहीं समझ सकता। ऋषि गुस्से में रिद्धिमा को अपनी ओर खींचता है। रिद्धिमा ऋषि के सीने से टकरा जाती है। ऋषि का चेहरा रिद्धिमा के चेहरे के इतने पास कि रिद्धिमा को ऋषि की सांसें अपने गालों पर महसूस हो रही है। मुझे समझने का दावा कर रही हो? तुमने मुझे कभी समझा ही नहीं रिद्धिमा, कभी नहीं। ऋषि कहता है। उसकी आवाज में एक अजीब सा दर्द है जो रिद्धिमा को भी महसूस हो जाता है और वो किसी मूर्त की तरह उसे देखते रह जाती है। अगले ही पल ऋषि उसकी बाजू छोड़ देता है और कमरे से निकल जाता है। रिद्धिमा घुटनों के बल जमीन पर गिर जाती है। उसके बाजू में दर्द है पर जो दर्द दिल में है उसके सामने वो कुछ नहीं। ऋषि ने कहा कि रिद्धिमा उसे नहीं समझती। रिद्धिमा ने क्या कुछ नहीं किया उसके लिए, फिर भी वो ये सोचता है। उसे लगता है रिद्धिमा की दोस्ती भी झूठी थी। रिद्धिमा की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। दूसरी तरफ ऋषि गुस्से में फिर से तोड़फोड़ करने लगता है। रिद्धिमा ने कहा वो उसे अच्छे से समझती है, तो फिर उसने वो सब क्यों किया था जब ऋषि 16 साल का था? क्यों ऋषि का साथ नहीं दिया था तब? क्यों नहीं खड़ी रही ऋषि के लिए? बल्कि रिद्धिमा के वजह से उसे अपने घर से दूर जाना पड़ा था। ऋषि वही बातें याद करके सारी चीजें फेंकते रहता है जब तक राधा चिराग को नहीं बुलाती। चिराग किसी तरह ऋषि को रोकता है। सर प्लीज, आपके हाथ पर चोट लगी है, फिर से चोट लग जाएगी। आप यूं खुद को चोट क्यों पहुंचा रहे हैं? उद्धरण चिन्ह। ऋषि एक नजर चिराग की तरफ देखता है। क्या कहे वो चिराग से? दिल पर जो चोट लग रही है, दिल में जो दर्द है, उसके सामने ये हाथ की चोट और दर्द कुछ भी नहीं। ऋषि को शांत होते देख चिराग कहता है, सर वो रिद्धिमा मैडम की कार जिसका 3 दिन पहले एक्सीडेंट हो गया था, वो रिपेयर होकर आ गई है। मैंने वो कार उसी बिल्डिंग में भिजवा दी है जहां रिद्धिमा मैडम निशा सक्सेना नाम से रह रही थी। उद्धरण चिन्ह। ऋषि बस ओके में सर हिलाता है। चिराग कमरे से चला जाता है। ऋषि के दिमाग में और सवाल उठने लगते हैं। आखिर क्यों रिद्धिमा निशा सक्सेना बनी? और रिद्धिमा की तरह अगर उसका बच्चा भी अकेला है तो वो इस वक्त कहाँ है? अकेला है उनका बच्चा। 4 साल का बच्चा कहीं अकेला रह रहा है, ये सोचकर ऋषि भी सिहर उठता है। उसे जल्दी ही सच पता लगाना होगा। फिर से भागने की कोशिश। अगले दिन जब ऋषि उठता है तो उसे कल रात की बातें याद आती है। वो अब इतना ज्यादा गुस्से में है कि रिद्धिमा को फिर से मिलना नहीं चाहता। इसलिए वो तैयार हो जाता है और राधा को अपना ब्रेकफास्ट कमरे में ही लाने को बोलता है। दूसरी तरफ रिद्धिमा के लिए ये अच्छा ही हो जाता है। रिद्धिमा राधा से बातें करते हुए ब्रेकफास्ट करती है। रिद्धिमा को लगने लगता है कि राधा कुछ करके उसकी मदद कर दे, इसलिए वो कहती है, राधा प्लीज यहाँ से बाहर निकलने में मेरी मदद कर दो, मैं यहाँ बिल्कुल नहीं रुक सकती। उद्धरण चिन्ह। राधा अब तक तो ये जान ही चुकी है कि ऋषि और रिद्धिमा के बीच कुछ सीरियस प्रॉब्लम है। जब भी ऋषि रिद्धिमा के कमरे में जाता है, दोनों लड़ते हैं और फिर ऋषि सारा गुस्सा अपने कमरे की चीजों पर उतार देता है। राधा इतना तो समझ रही है कि रिद्धिमा बहुत अच्छी लड़की है, पर वो ये भी देख रही है कि ऋषि जो भी तकलीफ में है शायद उसकी वजह रिद्धिमा है, और फिर रिद्धिमा की मदद करके वो अपनी नौकरी नहीं गंवा सकती। मुझे माफ कर दीजिए मैडम, पर मैं आपकी कोई मदद नहीं कर सकती।
अगर सर ने मुझे जॉब से निकाल दिया तो मैं अपना गुजारा कैसे करूंगी, मुझ पर मेरे माँ बाप की भी जिम्मेदारी है। राधा माफी मांगते हुए रिद्धिमा को बताती है। कोई बात नहीं राधा, मैं समझ सकती हूँ, रिद्धिमा कहती है और चुपचाप ब्रेकफास्ट करने लगती है। थोड़ी देर बाद राधा कुछ काम में बिजी हो जाती है और रिद्धिमा अभी भी ब्रेकफास्ट टेबल पर ही है। राधा को बिजी देख, मौका देख रिद्धिमा घर के दरवाजे की तरफ जाती है और दरवाजा खोलती है पर चौंक जाती है क्योंकि दरवाजे के बाहर 4 बॉडीगार्ड्स खड़े हैं। रिद्धिमा को दरवाजा खोलते देख एक गार्ड फौरन बोलता है, मैडम, ऋषित सर के ऑर्डर्स है कि आपको बाहर न जाने दिया जाए। उद्धरण चिन्ह, तुम्हारे ऋषित सर की तो मैं। खुद से बड़बड़ाते हुए वो दरवाजा बंद करती है और घर में वापस आती है। बाद में जब लंच टाइम होता है तो ऋषित और रिद्धिमा दोनों भी अपने अपने कमरे में ही लंच कर लेते हैं। राधा रिद्धिमा को दवाई भी देती है। रिद्धिमा दिन भर सोचती रहती है कि यहाँ से भागने के लिए उसे क्या करना चाहिए। दूसरी तरफ मिहिर ने आखिरकार कुछ इन्फॉर्मेशन निकाल ही ली है जिससे वो ऋषित और रिद्धिमा तक पहुँच सके। माँ, मैंने पता कर लिया है, यह दिल्ली में ऋषित के 2 बंगलों और एक पेंट हाउस है। अगर ऋषित भी दिल्ली में रुका हुआ है तो हो सकता है वो अपने 2 बंगलों में से कहीं एक जगह या फिर अपने पेंट हाउस में रुका हुआ हो। बस पता करना है ऋषित कहाँ रुका हुआ है, तो रिद्धिमा के बारे में भी पता चल जाएगा, मिहिर सुधा को बताता है। बस ऐसा ही हो, आशा करते हुए सुधा बोलती है। इधर शाम हो चुकी है पर रिद्धिमा को कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा यहाँ से भागने का। वो ये समझ चुकी है कि यहाँ से बाहर निकलने का एक ही रास्ता है और वो है अगर खुद ये लोग उसे यहाँ से बाहर निकाले। और ये सिर्फ एक ही तरीके से हो सकता है, अगर उसे बहुत गहरी चोट लग जाए तो ये लोग उसे हॉस्पिटल ले जाएंगे और फिर तब रिद्धिमा हॉस्पिटल से भाग सकती है। थोड़ी देर बाद राधा रिद्धिमा के कमरे की साफ सफाई करने आती है। जब राधा अपने काम में बिजी है तो रिद्धिमा चुपके से कमरे से बाहर निकलती है और भागते हुए किचन में आती है, सामने पड़ा चाकू उठाती है और अपने दूसरे हथेली को काटने वाली होती है। एक पल को रिद्धिमा को डर लगने लगता है कि वो ये क्या कर रही है, पर फिर अगले ही पल उसे निशांत की याद आती है। उसे निशांत के पास जाना है और इसलिए उसे ये करना ही होगा। रिद्धिमा चाकू से अपने हथेली पर वार करने ही वाली होती है कि कोई उसके हाथ को कस के पकड़ लेता है। वो कोई और नहीं बल्कि ऋषित ही है। दरअसल ऋषित ने पेंटाहाउस में हर कमरे में कैमरा लगा रखे हैं, इसलिए होटल से भी जब रिद्धिमा भागने की कोशिश करती है तो वो उसे अपने इस पेंटहाउस में ले आता है ताकि इन कैमरा के जरिए रिद्धिमा के हर मूव पर नजर रख सके। तो आज जब रिद्धिमा राधा को बिजी देख दरवाजा खोलती है लेकिन गार्ड्स देख लौट आती है, तभी ऋषित ये सब कैमरा थ्रू देख लेता है। और फिर जब राधा की नज़र चुराकर रिद्धिमा अपने कमरे से बाहर आती है और किचन में जाती है, तभी ऋषित समझ जाता है कि रिद्धिमा कुछ करने की फिराक में है, इसलिए वो फौरन किचन में आता है। लेकिन जब वो देखता है कि रिद्धिमा इस तरह खुद को चोट पहुंचाने वाली है तो उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है और वो फौरन रिद्धिमा का हाथ कस के पकड़ लेता है। ऋषित को यूं अचानक अपने सामने देख रिद्धिमा तो कुछ पल हैरान रह जाती है और फिर रिद्धिमा ऋषित के हाथ से अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश करने लगती है। ऋषित पहले वो चाकू रिद्धिमा से छीन जमीन पर फेंक देता है। दिमाग खराब हो गया है तुम्हारा, ये क्या कर रही थी तुम? ऋषित गुस्से में चिल्लाता है। अब रिद्धिमा भी अपना आपा खो चुकी है। हाँ, दिमाग खराब हो गया है मेरा। तुम चाहते क्या हो मुझसे? मुझे जाने क्यों नहीं देते यहाँ से? बस यही एक रास्ता छोड़ा है तुमने मेरे सामने। रिद्धिमा भी गुस्से से चिल्लाती है। ऋषित हैरानी से उसकी तरफ देखते रह जाता है। मतलब ये सब रिद्धिमा ने उससे दूर जाने के लिए किया है। रिद्धिमा इतना शिद्दत से उससे दूर होना चाहती है। ये सोचकर ऋषित का गुस्सा अब 7वें आसमान पर पहुंच गया है। मैं तो बस तुमसे सॉरी कहना चाह रहा था। मैं तो बस कुछ बातें क्लियर करना चाहता था हमारे बीच। मैं तो बस चाहता था कि हमारे बच्चे के बारे में जानूं। पर तुम तो कुछ सॉर्ट आउट करना ही नहीं चाहती, बस मुझसे भागना चाहती हो। उद्धरण चिन्ह। ऋषित गुस्से में कांच का ग्लास जो पास ही में रखा हुआ है उसे तोड़ देता है। तुमने जो कुछ भी मेरे साथ किया है उसके बाद तुम चाहते हो मैं तुम्हारे साथ बैठकर शांति वार्ता करूं। रिद्धिमा भी गुस्से में एक कांच का ग्लास उठाकर जमीन पर फेंक देती है। उनके इस आवाज से चिराग और राधा भी किचन में पहुंच गए हैं, पर दोनों की भी हिम्मत नहीं हो रही रिद्धिमा और ऋषित के बीच बोलने की। ओके, तुम्हें मुझसे बात नहीं करनी ना, तो अब किसी और से बात करनी पड़ेगी और उनके सवालों के जवाब भी देने पड़ेंगे। कहते हुए वो आगे बढ़कर रिद्धिमा को अपनी बाहों में उठा लेता है। क्या कर रहे हो? छोड़ो मुझे ऋषित, छोड़ो मुझे।
रिद्धिमा खुद को छुड़ाने की कोशिश करने लगती है चिल्लाते हुए, शट अप, नीचे कांच पड़े हैं, अब क्या उनसे खुद को घायल करना चाहती हो? बोलते हुए ऋषित रिद्धिमा को उसके कमरे ले जाता है। चिराग दिल ही दिल में सोचता है कि इतने गुस्से में भी ऋषित को रिद्धिमा की इतनी फिक्र है। काश ये दोनों साथ हो जाए। उधर ऋषित रिद्धिमा को बैट पर पटक देता है और गुस्से में कहता है, अब यहाँ से हिलना भी मत। उद्धरण चिन्ह। वो कमरे के बाहर आ जाता है और फौरन चिराग से कहता है, हम अभी मुंबई के लिए निकल रहे हैं, जेट प्लेन रेडी करो और अरोरा मेंशन में इन्फॉर्म कर दो कि जब मैं वहां पहुंचूं तो मुझे सारे लोग घर में चाहिए, रिद्धिमा के पापा, सोनिया और उसकी माँ भी। उद्धरण चिन्ह। चिराग, जी सर, कहकर सारी अरेंजमेंट करने में लग जाता है। ऋषित गुस्से में खुद से ही सोचता है कि अब रिद्धिमा ने बहुत भाग लिया, अब बहुत हो गया, अब उसे सबके सामने आना होगा और सवालों के जवाब भी देने होंगे। जर्नी और किस। ऋषित ने अब तक रिद्धिमा के जिंदा होने के बारे में किसी को नहीं बताया था, क्योंकि वो खुद रिद्धिमा से पहले बात करना चाहता था। पर आज जिस तरह सिर्फ ऋषित से दूर जाने के लिए रिद्धिमा खुद को चोट पहुंचाने को भी तैयार थी, वो देख ऋषित पूरी तरह हिल गया है। रिद्धिमा उससे इतनी नफरत करती है, ये देख न जाने क्यों उसके दिल में ये अजीब सा दर्द उठ रहा है। थोड़ी ही देर में चिराग आता है और बताता है कि सारी तैयारी हो चुकी है। रिद्धिमा को लग रहा है कि ऋषित अब उसे कहीं और लेकर जा रहा है, वो फिर से उससे लड़ने को तैयार है। पर ऋषित उसे ज्यादा मौका ही नहीं देता इस बार। जब वो लोग उसे जेट प्लेन में ले चलते हैं तो रिद्धिमा और ज्यादा डर जाती है। ऋषित उसके पास वाली सीट पर ही बैठा हुआ है। तुम मुझे कहाँ ले जा रहे हो? ऋषित, अरोरा, मेरे सवाल का जवाब दो। रिद्धिमा चिल्लाने लगती है, तुम्हारे चिल्लाने से कुछ नहीं होगा और हम कहाँ जा रहे हैं ये भी जल्दी ही पता चल जाएगा। ऋषित उसे गुस्से में घूरते हुए कहता है। रिद्धिमा उससे और लड़ने के मूड में है कि तभी प्लेन शुरू होता है और रिद्धिमा की आंखें डर से चौड़ी हो जाती है। अगले ही पल वो खुद से कुछ बड़बड़ाने लगती है और अपनी आंखें कस के बंद कर लेती है। ऋषित भौहें उठाकर उसे देखने लगता है कि अब इस लड़की को क्या हुआ। रिद्धिमा अब इतनी ज्यादा डर गई है कि डर से वो ऋषित का हाथ पकड़ लेती है। चौंक कर ऋषित रिद्धिमा की तरफ देखता है, फिर उसकी बंद आंखें और चेहरे के हाव भाव देखकर समझ जाता है कि वो डर रही है। ऋषित धीरे से मुस्कुरा कर कहता है, अगर इतना डर लग रहा है तो लंबी सांस लो और सोने की कोशिश करो। उद्धरण चिन्ह। रिद्धिमा फौरन आंखें खोल के ऋषित की तरफ देखती है। ऋषित के चेहरे पर अभी भी हल्की सी मुस्कान है। रिद्धिमा उसे घूरती है गुस्से में और खुद से ही बड़बड़ाते हुए कहती है, यहाँ मुझे डर लग रहा है और ये आदमी मुस्कुरा रहा है, सच में शैतान ही है ये। उद्धरण चिन्ह। एक्सक्यूज मी, मैं और शैतान? इस वक्त तो मैं एक बेचारा आदमी हूँ जिसका हाथ तुमने इतने कस के पकड़ा हुआ है। ऋषित के चेहरे पर अभी भी वही मुस्कुराहट है। रिद्धिमा एक नज़र ऋषित के हाथ की तरफ देखती है। उसने ऋषित का हाथ कस के पकड़ रखा है। वो फौरन उसका हाथ छोड़ती है और दूसरी तरफ देखने लगती है, लेकिन अगले ही पल उसे डर लगने लगता है। वो सीट को कस के पकड़ लेती है और लंबी सांसें लेने लगती है। थोड़ी ही देर में उसे नींद आने लग जाती है। ऋषित उसकी तरफ देखता है। रिद्धिमा का यूं डरना देख उसे कुछ याद आता है। एक दिन ऐसे ही स्कूल से निकलते वक्त ऋषित ने अपने कार में रिद्धिमा को लिफ्ट दी थी। ऋषित ने ड्राइवर को कार तेजी से चलाने को कहा था और रिद्धिमा डरने लगी थी। इतनी तेजी से क्यों चलाने को बोल रहे हो ऋषित? मुझे डर लगता है। ड्राइवर अंकल, प्लीज आप धीरे ही चलाओ। उद्धरण चिन्ह। रिद्धिमा, इसमें डरने की क्या बात है? तुम भी ना। ऋषित हंसने लगा था। ऋषित उसका यूं मजाक उड़ा रहा है ये देख रिद्धिमा नाराज हो गई थी। तुम्हें क्या, तुम तो हो ही ऐसे, और तुम्हें आदत भी है ऐसे तेज चलती गाड़ियों में घूमने की। पर मुझे तो डर लगता है ना। उद्धरण चिन्ह। अरे तुम तेज गाड़ी में बैठने से डर रही हो, प्लेन में बैठोगी तो क्या होगा? ऋषित ने उसे बोला था। प्लेन में? ना बाबा ना, मैं तो प्लेन में सफर ही नहीं करूंगी, रिद्धिमा ने मासूमियत से कहा था और ऋषित को उसकी मासूमियत देख और हंसी आई थी। ऋषित उन सुहानी और प्यारी यादों में न जाने कितनी देर खोया रहता है। वो अपने ख्यालों से तब बाहर आता है जब उसे एहसास होता है कि रिद्धिमा का सर उसके कंधे पर है और नींद में रिद्धिमा ने उसका हाथ एक बार फिर पकड़ लिया है। ऋषित कुछ पल तो उसे देखते रहता है। ना जाने क्यों उसके दिल को सुकून मिल रहा है। जब रिद्धिमा के बाल उसके चेहरे पर आने लगते हैं, ऋषित धीरे से उसके बाल हटाता है। ऐसा करते वक्त ऋषित के हाथ रिद्धिमा के गालों को छूते हैं, जिससे रिद्धिमा जाग जाती है और आंखें खोलती है। ऋषित को अपने यूं करीब देख वो उसमें खोकर उसकी तरफ देखते रहती है। दूसरी तरफ ऋषित भी उसमें खो गया है। धीरे से ऋषित का चेहरा उसके चेहरे के और करीब आ गया है
और रशीद की उंगलियां रिद्धिमा के बाएं गाल को छूती है। अगले ही पल रशीद के होठ रिद्धिमा के होठों पर है, पर तभी रिद्धिमा को एहसास होता है कि क्या हो रहा है। वो तुरंत अपना चेहरा घुमा लेती है। रशीद को भी एहसास होता है कि वो क्या करने जा रहा था और भी दूसरी तरफ देखने लगता है। रिद्धिमा दिल ही दिल में खुद को कोस रही है, वो ये क्या कर रही थी। इतने साल वो रशीद से दूर थी, उससे नफरत कर रही थी, पर आज भी जब वो उसके करीब आता है तो वो सब भूल जाती है। वो उसके पास कैसे जा सकती है, जबकि रशीद ने उसे मारने की कोशिश की थी। अगर सुधा माँ और मिहिर उसे नहीं बचाते तो न वो जिंदा होती और न ही उसका बच्चा निशांत। ऐसे इंसान के लिए अभी भी कैसे फील कर सकती है वो। उसके पापा सही कहते थे, रशीद उसके प्यार और साथ के लायक नहीं है, पर फिर भी रिद्धिमा ने अपने प्यार में गलत फैसला ले लिया। अब भले ही रशीद को उसके जिंदा होने के बारे में पता चल गया है, पर वो रशीद को फिर से अपने दिल में जगह नहीं दे सकती। दूसरी तरफ रशीद भी दिल ही दिल में खुद को कोस रहा है। वो इस तरह रिद्धिमा के करीब कैसे जा सकता है। क्यों हमेशा उसकी क्यूट सी बातें और हरकतों से रशीद बहक जाता है। वो कैसे भूल सकता है कि रिद्धिमा की दोस्ती भी झूठी थी। कैसे भूल सकता है कि रिद्धिमा के वजह से उसे अपने ही घर में उसके अपने ही पापा ने लॉक करके रखा था। कैसे भूल सकता है वो कि रिद्धिमा के ही वजह से उसे 16 साल की उम्र में अपने घर से दूर लंदन जाना पड़ा था। कैसे भूल सकता है वो कि रिद्धिमा ने उससे शादी सिर्फ पैसों के लिए की थी। कैसे भूल सकता है वो कि सालों तक रिद्धिमा उससे छुपी रही और वो खुद को पश्चाताप की आग में जलाता रहा। वो रिद्धिमा से नफरत करता है और इसके कई कारण हैं, पर ना जाने क्यों जब वो रशीद के पास आती है तो एक भी कारण काम नहीं आता और रशीद सब कुछ भूलकर उसके करीब चला जाता है। उनकी शादी की पहली रात भी यही हुआ था, पर तब वो नशे में था। लेकिन पता नहीं आज कौन सा नशा चढ़ा है जो उसने ऐसे हरकत कर दी। वो खुद को समझाता है कि उसे रिद्धिमा से बस नफरत करनी है। दोनों भी फिर एक दूसरे की तरफ देखना भी अवॉइड कर रहे हैं। कुछ ही मिनट में प्लेन लैंड होता है और जैसे ही प्लेन के बाहर वो निकलते हैं रिद्धिमा चैन की सांस लेती है। प्लेन से बाहर आकर अब उसे बेहतर महसूस हो रहा है। तभी रशीद के गार्ड्स उसे कार की तरफ ले चलते हैं और उसे कार में बैठने को कहते हैं। रिद्धिमा के पास और कोई ऑप्शन भी तो नहीं है, तो वो कार में बैठ जाती है। रशीद भी उसके पास वाली सीट पर बैठ जाता है। जैसे ही ड्राइवर कार शुरू करता है, रिद्धिमा पूछती है, हम कहाँ हैं और अब कहाँ जा रहे हैं? जल्दी ही पता चल जाएगा। उसकी तरफ बिना देखे ही रशीद बोलता है, वापस अरोरा मैंशन में। जब रशीद कहता है कि उसे जल्दी ही पता चल जाएगा तो रिद्धिमा चेहरा बनाती है और खिड़की से बाहर देखने लगती है। अगले 5 मिनट में ही उसे एहसास हो जाता है कि वो लोग मुंबई में हैं। रिद्धिमा पैनिक हो जाती है, क्या हम मुंबई में हैं रशीद? रशीद जवाब नहीं देता। रिद्धिमा गुस्से से कहती है, रशीद अरोरा, मेरे सवाल का जवाब दो तुम। हम मुंबई में हैं ना? उद्धरण चिन्ह। रशीद के चेहरे पर तिरछी हंसी देख रिद्धिमा समझ जाती है वो सही है। वो लोग मुंबई में ही है। इस सोच से रिद्धिमा और ज्यादा पैनिक हो जाती है। वो मुंबई में है। अब ये रशीद क्या करना चाह रहा है? क्या वो उसे यहाँ कैद रखेगा? और वो वापस दिल्ली कैसे जाएगी? उसका दिल्ली जाना बहुत जरूरी है। निशांत उसे बहुत मिस कर रहा होगा। रिद्धिमा इसी सोच में है कि गाड़ी को जाने पहचाने रोड पर जाते हुए देख रिद्धिमा हैरान हो जाती है। ये रास्ता तो अरोरा मैंशन जाता है। रशीद उसे अरोरा मैंशन कैसे ले जा सकता है? इससे पहले रिद्धिमा कुछ और सोच पाए उनकी कार अरोरा मैंशन के बड़े से गेट के अंदर घुसती है। रिद्धिमा शॉक होकर रशीद की तरफ देखती है। वो सच में उसे अरोरा मैंशन ले आया है। अगले ही पल कार रुकती है। गार्ड रिद्धिमा के साइड का दरवाजा खोलता है, पर रिद्धिमा बाहर नहीं निकलती। उसे रशीद की माँ और भाई से कोई डर नहीं, पर अरुण को तो वो अपने पापा जैसे मानती थी। उससे वो क्या कहेगी? अगर उसने बच्चे के बारे में पूछा तो क्या बोलेगी? तभी रशीद कार से उतरता है और रिद्धिमा की साइड पर आता है। वो देखता है कि रिद्धिमा कार से उतर नहीं रही, इसलिए रशीद रिद्धिमा का हाथ पकड़कर उसे कार के बाहर खींचता है और उसे अरोरा मैंशन के अंदर ले चलता है। दूसरी तरफ अरोरा मैंशन में सभी टेंशन में बैठे हुए हैं। अरुण, देवयानी और सूरज टेंशन में बैठे हुए हैं। वही रिद्धिमा के पापा सुहास भी आए हुए हैं और अरुण पर गुस्सा हो रहे हैं। आखिर हिम्मत कैसे हुई आपके बेटे की मुझे यहाँ बुलाने की? मुझे उसकी शक्ल भी नहीं देखनी है। मेरी बच्ची के साथ जो किया वो क्या कम था जो उसके मौत के 4 साल बाद भी वो मुझे यहाँ बुलवा रहा है? उद्धरण चिन्ह। अरुण, देवयानी और उनका बेटा सूरज तीनों भी एक दूसरे की तरफ देखते हैं।
पहले तो बिना बात के ऋषित पिछले 4 दिनों से दिल्ली में रुका हुआ था और अब जब वो वापस आ रहा है घर तो रिद्धिमा के पापा सोनिया और उसकी माँ को यहाँ बुलवा लिया। लंबी सांस लेते हुए अरुण बोलता है, सुहास प्लीज शांत हो जाओ। मुझे इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं है कि ऋषित ने तुम्हें यहाँ क्यों बुलाया है। उद्धरण चिन्ह। सुहास अरुण और बाकी सबको गुस्से में घूरता है। सोनिया और उसकी मां निर्मला एक दूसरे की तरफ देखते हैं। पहले तो उन दोनों ने सोचा था कि ऋषित ने शायद उन्हें यूं ही मिलने बुलाया होगा, पर सुहास को वहां देख वो दोनों भी शौक हो जाती है। अब 4 साल हो चुके हैं रिद्धिमा को मरे, फिर अचानक ऋषित को रिद्धिमा के पापा को यहाँ बुलाने को क्या जरूरत पड़ गई। ये सोचकर उन दोनों को भी टेंशन हो रही है। कोई कुछ बोले इससे पहले सभी ऋषित को अंदर आते देखते हैं, लेकिन अगले ही पल सभी की आंखें हैरानी से चौड़ी हो जाती है क्योंकि ऋषित अपने साथ किसी लड़की को खींचते हुए ला रहा है और वो लड़की कोई और नहीं बल्कि रिद्धिमा है। सबको लगता है कहीं उनकी आंखों को धोखा तो नहीं हुआ। रिद्धिमा जिंदा है। ऋषित उसे सबके सामने लाकर खड़ा कर देता है। सब बस उसे देखते ही रहते हैं। रिद्धिमा की नज़र भी सब पर पड़ती है, खास करके उसके पापा। इन 4 सालों में उसने अपने पापा को बहुत मिस किया है। रिद्धिमा की आंखों में पानी आ जाता है। सुहास भी अपने शौक से बाहर आता है। उसे एहसास होता है कि उसकी बेटी सच में उसके सामने है। खुशी से वो रिद्धिमा को गले लगा लेता है। रिद्धिमा, मेरी बच्ची। उद्धरण चिन्ह। रिद्धिमा के भी सब्र का बांध टूट जाता है। वो भी अपने पापा के गले लगकर रोने लगती है। पापा। उद्धरण चिन्ह। उन दोनों को ऐसे देख अरुण भी इमोशनल हो जाता है और उसकी भी आंखें नम हो जाती है। देवयानी और सूरज एक दूसरे की तरफ देख रहे हैं हैरानी से कि सच में रिद्धिमा जिंदा है, और दूसरी तरफ सोनिया और उसकी माँ भी हैरान है और परेशान भी कि रिद्धिमा जिंदा है, वापस आ गई है, और वो भी ऋषित उसे वापस ले आया है। थोड़ी देर तक रिद्धिमा और उसके पापा ऐसे ही रहते हैं। फिर उसके पापा उससे थोड़ा दूर होकर उसके सर पर हाथ फेरते हैं। मेरा बच्चा, कहाँ थी तू? मुझे तो लग रहा था मैंने तुम्हें खो दिया, पर तू मेरे सामने सही सलामत है। उद्धरण चिन्ह। रिद्धिमा बस धीरे से मुस्कुराती है। तभी अरुण आगे आकर रिद्धिमा को गले लगाता है। बेटा, कहाँ थी तुम? हम तो समझ रहे थे उस एक्सीडेंट में हमने तुम्हें खो दिया, तुमने हमें बताया क्यों नहीं? उद्धरण चिन्ह। रिद्धिमा भी अरुण को गले लगाती है। पापा के बाद मैंने अगर किसी को मिस किया तो वो आप ही थे। उद्धरण चिन्ह। अरुण मुस्कुराता है। बेटा, पर तुम कहाँ थी इतने दिनों से, और ऋषित के साथ कैसे आई तुम? सुहास पूछता है। यही तो पूछने की बात है अंकल। ये जिंदा थी पर उसने हमें इन्फॉर्म करना जरूरी नहीं समझा, और मुझे देखकर भी ये भाग रही थी। मानने को तैयार नहीं थी कि यही रिद्धिमा है, ऋषित कहता है। उसकी ये बात सुनकर सब रिद्धिमा की ओर देखने लगते हैं। रिद्धिमा कुछ कहे इससे पहले सुहास गुस्से में ऋषित से कहता है, ये तुम कह रहे हो ऋषित? अगर वो तुमसे भाग रही थी, मानने को तैयार नहीं थी कि वो रिद्धिमा है, तो उसके कारण भी तुम ही हो। तुम उसे वापस ले आए हो, इसका मतलब ये नहीं कि 4 साल पहले तुमने जो उसके साथ किया था वो मैं भूल जाऊंगा। उद्धरण चिन्ह। अरुण भी लंबी सांस लेता है। वो जानता है सुहास सही कह रहा है। 4 साल पहले ऋषित ने जो किया उसके बाद रिद्धिमा ऋषित से दूर रहना चाहे तो इसमें कोई हैरानी की बात नहीं। इसलिए अरुण कहता है, सुहास 4 साल पहले जो भी ऋषित ने किया उसके लिए मैं बहुत शर्मिंदा हूँ, पर यह बात भी सच है कि मैंने रिद्धिमा को अपनी बेटी माना है। उद्धरण चिन्ह। ये सुनकर उखड़ते हुए सुहास बोलता है, आपने उसे कभी अपनी बेटी माना ही नहीं। अगर माना होता तो ऋषित जैसे इंसान से आप कभी उसकी शादी ना कराते। उद्धरण चिन्ह। मुझे लगा था वो दोनों एक दूसरे के लिए परफेक्ट है, साथ में खुश रहेंगे। अरुण खुद को एक्सप्लेन करने लगता है, पर सुहास उसे बीच में ही रोकते हुए बोलता है, परफेक्ट, ये कारण आप बाकियों को दे सकते हैं, मुझे नहीं। मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ कि इतनी सारी अमीर लड़कियों को छोड़ आपने मेरी बेटी को ही क्यों चुना अपने बेटे के लिए। उद्धरण चिन्ह। अनजाने में ही ऋषित और रिद्धिमा एक दूसरे की तरफ देखते हैं। क्या कुछ ऐसा भी है उन दोनों की शादी के बारे में जो उन दोनों को भी नहीं पता? अरुण गुस्से से घूरते हुए सुहास को कहता है, ऐसा कुछ नहीं है जो तुम सोच रहे हो सुहास। रिद्धिमा को मैंने पूरे दिल से अपनी बेटी माना है। उस भयानक एक्सीडेंट से वो बच गई और वापस आ गई है, इसकी बहुत ज्यादा खुशी है मुझे। उद्धरण चिन्ह। सुहास अपना चेहरा दूसरे साइड कर लेता है। वो बहुत अच्छे से जान गया है अरुण की चाल को, और वो फिर से अपनी बेटी को अरोरा खानदान के इस जाल में फंसने नहीं देगा। सुहास रिद्धिमा का हाथ पकड़ लेता है। बेटा, चलो यहाँ से। उद्धरण चिन्ह। वो यहाँ से कहीं नहीं जा सकती जब तक मैं न चाहूँ, ऋषित बोलता है। अरुण पूछता है, रिद्धिमा बेटा, बात क्या है?
क्या हुआ था उस दिन? और फिर तुम इतने 4 साल वापस क्यों नहीं आए? उद्धरण चिन्ह। बच्चा कहाँ है? अरुण के सवाल पर क्या जवाब दे यही रिद्धिमा सोच रही थी कि सोनिया बीच में बोल पड़ती है। पर तुम तो मर चुकी थी न? सोनिया के मुंह से निकल जाता है। उसकी ये बात सुनकर सुहास गुस्से में सोनिया को घूरता है। तुम्हें दिख नहीं रहा वो जिंदा है? हम क्या यहाँ उसके भूत से बात कर रहे हैं? उद्धरण चिन्ह। सोनिया बुरी सी शक्ल बनाती है। तभी देवयानी बोलती है, पर सोनिया सही तो कह रही है। उद्धरण चिन्ह। सोनिया और उसकी मां निर्मला देवयानी की तरफ हैरानी से देखते हैं। इन 4 सालों में पहली बार देवयानी सोनिया की साइड लेकर बोल रही है। लगता है देवयानी सच में रिद्धिमा से बहुत नफरत करती है। सोनिया सही तो बोल रही है। रिद्धिमा का कितना भयानक एक्सीडेंट हुआ था। पुलिस और हम सभी तो यही सोच रहे थे कि रिद्धिमा उस एक्सीडेंट में मर चुकी है। तुम बच कैसे गई रिद्धिमा? देवयानी पूछती है। देवयानी जिस तरह से पूछ रही है वो सुनकर कोई भी ये समझ सकता है कि जैसे देवयानी को ये बात जानकर बिल्कुल खुशी नहीं है कि रिद्धिमा जिंदा है। और ये समझकर वहां खड़े 3 लोग गुस्से में देवयानी को घूरते हैं। वो 3 लोग कोई और नहीं बल्कि ऋषित, अरुण और सुहास है। रिद्धिमा भौहें उठाकर देवयानी की तरफ देखती है। वो जानती थी कि देवयानी उसे पसंद नहीं करती, पर उससे इतनी नफरत करती है ये जानकर वो भी हैरान है। सबकी ये प्रतिक्रिया देखकर देवयानी बात को संभालते हुए कहने लगती है, वो मेरा मतलब था कि रिद्धिमा जिंदा है। देख मैं तो बहुत खुश हूँ। मैं तो बस पूछ रही थी कि क्या हुआ था एक्सीडेंट के वक्त। उद्धरण चिन्ह। रिद्धिमा एक पल के लिए सोच के पड़ जाती है। वो अभी इन सबको ये नहीं बता सकती कि उसके एक्सीडेंट के पीछे ऋषित था और वो खुद ये बात जान चुकी है। उसे झूठ ही बोलना होगा। मैं बहुत टेंशन में थी उस दिन, परेशान थी, और वैसे ही गाड़ी चलाई जा रही थी। अचानक गाड़ी पर मेरा कंट्रोल छूट गया और एक कार ने आकर मेरी कार को ठोक दिया। मेरा बहुत बुरा एक्सीडेंट हो गया था, पर किसी तरह मैं बच गई। रिद्धिमा कहती है। ये सुनकर देवयानी और सूरज एक दूसरे की तरफ देखते हैं। सोनिया और उसकी माँ भी एक दूसरे की ओर देखते हैं। ऋषित गुस्से में अपनी मुट्ठी कस लेता है। आखिर कैसे कोई ऐसे रिद्धिमा को हट कर सकता है? पर बेटा, तुमने फिर हमें कांटेक्ट क्यों नहीं किया? अरुण चिंता से पूछता है। मेरे सर पर गहरी चोट लगी थी। कुछ दिनों तक मैं बेहोश थी और बहुत सीरियस कंडीशन में थी। रिद्धिमा कहती है। ये सुनकर ऋषित को और बुरा लगता है। वो उस वक्त अकेली थी और कैसे हालातों से लड़ रही थी। पर फिर ठीक हो जाने पर भी किसी को कांटेक्ट क्यों नहीं किया? ऋषित पूछता है। जिस पर भड़क कर रिद्धिमा कहती है, उसकी वजह भी तुम ही हो। तुम्हारे वजह से मैं किसी से भी मिलना नहीं चाहती थी, तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखना चाहती थी। उद्धरण चिन्ह। ऋषित उसे गुस्से से घूरता है। बदले में रिद्धिमा भी उतने ही गुस्से से उससे घूरती है। तभी अरुण कहता है, शांत हो जाओ तुम दोनों। रिद्धिमा, बेटा, बच्चा कहाँ है? उद्धरण चिन्ह। रिद्धिमा ऋषित से नजरें हटाकर अरुण की तरफ देखने लगती है। तुम्हारे और ऋषित का बच्चा कहाँ है? लड़का है या लड़की? जो भी हो है तो वो अरोरा खानदान का वारिस। इस घर का बच्चा, मेरे ऋषित का बच्चा। अब तो 4 साल का।